हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग? ऑल गुड? यस, बज चुके हैं दोपहर के 3। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे तैयार। आर यू गाइस रेडी फॉर टुडेज सेशन? तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग को आज हम लोग करेंगे पूरी तरह खत्म, ठीक है। और जितना भी चीज हमने बेसिक्स में पढ़ा है ना, आज एट द एंड ऑफ द क्लास या एट द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ द क्लास हम लोग उससे जुड़े हुए आज तक के जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं ना, वो भी देखेंगे। क्या समझे? जो जो टर्म्स हमने पढ़ लिए, अगर उनसे जुड़े हुए कोई भी सवाल आज तक डायरेक्टली पेपर में आए हैं तो वो भी आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। विल सी द एग्जाम क्वेश्चंस जो बेसिक से डायरेक्टली उठ के भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आई वेलकम यू ऑल टू एकाग्रता फुल सिलेबस ग्रुप 1 बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023, अंडर विच आई एम टेकिंग पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर आज हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग जो हमने सीरीज चालू करी थी उसके थर्ड पार्ट में, विच इज द लास्ट पार्ट। और आज इस पार्ट को समाप्त करके कल हम लोग एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, विच इज मटेरियल कॉस्टिंग, ठीक है जी। सो वी आर टुगेदर फॉर दिस मिशन ऑफ 80+। और उसके लिए न सिर्फ रेगुलर बैच बल्कि आपको एग्जाम सेंटर भेजने तक जो भी तैयारी का दारोमदार है वो मैंने आपके लिए लिया हुआ है और आपको गाइड करता रहूंगा। Starting with my introduction, my name is Pranav. I am first attempt CA with 6 years of experience after CA educator by passion by choice. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे। Hailing from Dindori MP Live, this is our एकाग्रता complete batch, जिसमें अगर आप ग्रुप 1 का टाइम टेबल देखोगे तो यू कैन सी हियर 8 AM to 5 PM। और ये ग्रुप 1 की बैच हमारी चलेगी 31 मई तक। इसके तुरंत बाद जब ग्रुप 2 की बैच चालू होगी तो उसका भी रिस्पेक्टिव टाइम टेबल आपके साथ उस समय पर शेयर किया जाएगा। माई टाइमिंग्स एंड डेज मंडे टू सैटरडे 3 PM to 5 PM, ये लाइव टाइमिंग है। लेकिन अगर आपकी कभी भी किसी दिन क्लास छूट जाती है तो लेट मी टेल यू, रिकॉर्डिंग कैन बी वॉच्ड एनी टाइम फॉर अनलिमिटेड व्यूज। संडे हमने रेस्ट और कंटिजेंसी के लिए रखा है, तो इस संडे मैं क्लास ले रहा हूं क्योंकि मंडे को आई एम नॉट अवेलेबल। तो मंडे की क्लास को मैंने प्रीपोन कर दिया है और मंडे 3 बजे की जगह संडे 3 बजे क्लास रहेगी एंड यू कैन टेक योर ब्रेक ऑन मंडे, ठीक है। सो दिस इज अवर लेटेस्ट रिजल्ट, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 97 शिवांश मित्तल, 2 ऑल इंडिया रैंक जो हमारी इस बैच से पढ़े हुए थे कॉस्टिंग की बैच से, और 90+ 14 लोग आए हैं और 80+ का क्लब में अभी हाफ सेंचुरी नहीं हुई थी। इस बार हमारा टारगेट है कि 80+ में भी हाफ सेंचुरी होनी चाहिए, राइट। इनफैक्ट सेंचुरी होनी चाहिए भाई, तब मजा आएगा ना। हाफ सेंचुरी तो ऑलमोस्ट हो ही गई थी। सो यस, बुक्स, डीपीपी, कंपाइलर, गूगल ड्राइव, ट्रैकर, ये सब कुछ जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। इसलिए अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज वॉच L1 लेक्चर नंबर 1, ठीक है जी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं तैयार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी होंगे तैयार। लेट्स बिगिन, शुरू किया जाए सर। गिव मी क्विक थम्स अप एवरीबॉडी, आर यू रेडी? ऑडियो वीडियो सब झकास आ रहा है कि नहीं? यस सर, एकदम प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार बस मैं देख लेता हूं भाई कि जब हम एक वीक का जो डेमो यूट्यूब में दे रहे हैं तो यूट्यूब पे भी लाइव हो चुके हैं कि नहीं, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया भाई। हुआ ही नहीं, किधर दिखता है रे गुरु? अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, आईफोन नहीं, वो आईफोन का कवर है रे भाई सिर्फ। वो सिर्फ आईफोन का कवर है, क्या समझे, है ना? ठीक है, रेड कलर का कवर खरीदा। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, फाइनली आज मैंने उसी पेन की निप चेंज करी है। तो पहले मेरे को यूट्यूब में वीडियो देखना पड़ा कि भाई इसकी निप निकालते कैसे हैं, कैसे चेंज करते हैं। तो वो फाइनली देख लिया और अब जो है एकदम स्मूथ चल रहा है भाई, पेन एकदम स्मूथ। चेक करके बताऊं? चेक करके बताऊं? क्या बोल रहे थे कल हम लोग चेक करने के लिए? हेलो, हाँ सही चल रहा है, हेलो, ठीक, बढ़िया चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं भाई। पता नहीं भाई साहब क्यों नहीं हो रहा है स्ट्रीम। चलो कोई ना भाई, वो अपन बाद में देखेंगे।
अभी इंपॉर्टेंट है अपनी अभी की क्लास। तो कल मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट थोड़ा बताया था, जिसमें हमने वेरिएबिलिटी के बेसिस में कॉस्ट देखी थी। मुझे नहीं लगता उसमें किसी को भी प्रॉब्लम होगी। अगर हमारी कोई भी ऐसी कॉस्ट है जिसका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये बर्गर किंग वालों ने जब मॉल में जाके एक शॉप रेंट पे ली है, तो रेंट तो उनको 50,000 देना पड़ रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने अपना दुकान चालू किया नहीं किया, बेचना शुरू किया नहीं किया। आई डोंट केयर एज अ लैंडलॉर्ड, आई डोंट केयर। ठीक है, चलो फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। तो बन, जो बन लगा है सर, हर एक बर्गर में एक 15 रुपए का बन भी लगाते हैं हम लोग, है ना, तभी वो कंप्लीट होता है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाओगे बेचोगे, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ बन्स आपको लगेंगे। और सेमी वेरिएबल में मैंने आपको बता दिया था, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस में सेमी वेरिएबल के पैटर्न हमको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। तो उसको लेके अलग से कोई और थॉट देने की जरूरत नहीं है। स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट भी आप जानते हो, उसका भी जहां जरूरत पड़ेगा हम देख लेंगे सर। ठीक है, चलिए अब मुझे आज आप लोगों को समझाना था कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट क्या क्या होती है, कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ना, वो काम आने वाला है दोस्त। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विल कम इनटू द पिक्चर। गिव मी वन मोर सेकेंड। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको। अब मैं सोच रहा हूँ कर ही देता हूँ चालू यार, फिर बाद में हो नहीं पाएगा, एक वीक की बात है। क्या हो गया, एक गाना हो जाए पूरा। नहीं भाई, रील वील मैं नहीं देखता, कभी कभी ऐसे दिख जाती, बात अलग है कि अलग से मैं रील स्क्रॉल नहीं करता भाई, टाइम ही नहीं बचता उसका। जब से मैं तेरा हूँ, जब से तू मेरी है लैला। चलो भाई, शुरू तो कर दिया, अब तो आ जाना चाहिए यार। उसके बाद भी नहीं आए तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। यूट्यूब में कोई सर्वर इशू होगा, अपना तो सब सिस्टम सेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक है, छोड़ो भाई, हो रहा होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अरे ओह, ये कौन आ गया भाई, इसको जानते हो तुम? इसका चेहरा किसी से मिलता जुलता यार। एक एक पर्सन है जिसको तुम, आई थिंक सीए फाउंडेशन में भी बहुत लोग मिले थे पहले थे। हाँ, हप्पू सिंह। तो हप्पू सिंह ने अपनी नौकरी बदल दी है, अब वो दरोगा नहीं रहा, उसको दरोगा की नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था एक बार, तो सरकारी नौकरी से उसको निष्कासित कर दिया गया है। अब उसको दूसरी नौकरी मिली है भाई, ठीक है। तो हप्पू सिंह जो अब हमारी फैक्ट्री में हमने उसको काम दिया है, तो ये रहा हप्पू सिंह। लिख देता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन है ये। ठीक है सर, इज हप्पू सिंह। अब जो हमारे हप्पू भैया है ना, वो फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं। क्या है भैया, जल्दी लिखो सारे लोग, नाम बताओ क्या है इनकी पोस्ट।
इनकी पोस्ट है सुपरवाइजर। क्या करते हैं सुपरवाइजर लोग, लेट मी टेल यू। इनको ना डेली आना है फैक्ट्री में। अब आप देख सकते हो फैक्ट्री में इतनी सारी दीदी लोग काम कर रही हैं, आपको दिख रहा है ना सबको। टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, बढ़िया कुछ ना कुछ जो है स्टिचिंग का काम दीदी लोग कर रही हैं। तो इनको ना वहां पे रहना है और देखना है कि कहीं दीदी लोग आपस में ज्यादा बात तो नहीं कर रही। मशीन चलती रहनी चाहिए कुल मिला के। लंच ब्रेक ले रही है तब बात अलग है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ना बात करते करते इतनी पंचायती में चले जाते हैं लोग कि काम करना भूल जाते हैं। तो बस उनको ये थोड़ा सा सुपरवाइजरी देखना है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है ना। और कहीं पर हो तो वो बोल देते हैं कि अरे काम करो आप, अरे काम करो आप, ऐसा करके सुपरवाइज करना उसको। बस खुद उसको कुछ नहीं आता। हप्पू सिंह को खुद सिलाई विलाई का कोई काम नहीं आता, बस सुपरवाइजरी का काम दिया हुआ है उसको। ठीक है। हिमा दीदी कौन है भाई, हिमा दीदी कौन है, हिमांशु को नाम दिया। अरे हाँ, ओ हो, क्यों भाई हिमांशु, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे भाई। ठीक है चलो तो अब बस अब कोई हिमा दीदी नहीं लिखेगा भाई, गलत बात है ना। अब हिमा दीदी मत लिखो, नहीं तो मैं यहाँ पे ब्लॉक का फिल्टर लगा दूंगा। हिमा दीदी जिसने भी लिखा अपने आप ऑटो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके मुझे मजबूर ना करें ऐसे फीचर्स का यूज करने में जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है चलो, तो हप्पू सिंह की स्टोरी को ध्यान से सुनो ना यार, अपनी स्टोरी को क्या बिगाड़ रहे हो। तो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर स्टिचिंग का काम चल रहा है एंड देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। क्या आप समझ पा रहे हो कि ये बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ देम आर डायरेक्ट वर्कर्स। मतलब ये एक्चुअली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। मेन मेन जो प्रोडक्शन का काम होता है ना, ये वो कर रहे हैं ये लोग। ठीक है सर, बिल्कुल कर रहे हैं, टोटली एग्रीड सर। ना हो पाएगा, चलो हाँ, अब हप्पू सिंह का काम ये है कि वो लोग प्रॉपरली काम करें, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो बहुत लेट आ रहे हैं, ऐसा ना हो बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिनरी चीजों को उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कॉस्ट का नाम लिखता हूं, लेबर कॉस्ट। आपकी जो लेबर कॉस्ट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। कितने आवर्स आपने काम करवाया है और किस रेट से पेमेंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली दीदी से हमने बोला, दीदी कितने घंटे आज आपने काम किया, उन्होंने बोला 6 घंटे काम किया, अब मैं जा रही हूँ। और इनको हायर करने से पहले प्रॉपरली एक वेज रेट डिसाइड हुई होगी कि आपको हम आर्ली बेसिस पे लेट अस से 80 रुपीज देने वाले हैं। तो हप्पू सिंह का काम ये है कि वो कैशियर को ना एक चिट्ठी बना के देता है कि मैं अप्रूव करता हूं कि हाँ ये दीदी आज 6 घंटे आई थी। हाँ, और रजिस्टर में इन सबके वेज रेट लिखे हुए हैं भाई, डिपेंड्स ऑन स्किल। जो ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है उनके वेज रेट ज्यादा है, जो नए लोग आए उनका वेज रेट कम है। तो हप्पू सिंह रजिस्टर में से देख लेता है कि ये वाली दीदी का क्या वेज रेट है, और चिट्ठी में जाके लिख देता है कि हाँ भाई इनको 6 घंटे 80 रुपए के हिसाब से पेमेंट दिया जाए। अब चिट्ठी में हप्पू सिंह के साइन देख के कैशियर जो है इनको पेमेंट कर देता है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। सुबह वर्कर आता है, जितना भी उसको काम दिया गया, वो 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे जो भी इनको आर्ली बेसिस पे हम पेमेंट कर रहे हैं उतने घंटे काम करके, और सुपरवाइजर से परमिशन लेके और सुपरवाइजर से चिट्ठी लेके हाथों हाथ उनको पैसे मिल जाते हैं, है ना। डेली वेजेस वाला सिस्टम है भाई, कोई झंझट नहीं है इसमें। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 480 रुपए इनको दिए गए। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि कहां पर लोचे हो सकते हैं। लोचे मतलब कैसा, क्या लोचा हो सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो यार, कभी कभी क्या हो जाता है, ये दीदी लोग ना हप्पू सिंह को बेवकूफ बना देती है। मतलब टाइमिंग गलत कर दिया कहीं, है ना, या फिर हप्पू सिंह से भी गलती हो जाती है। जैसे कि मान लो रेट 80 की जगह 100 देख लिया, तो 100 के रेट से पेमेंट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हप्पू सिंह इज एबल टू कंट्रोल द लेबर कॉस्ट। अगर वो अच्छे से काम करे ना, तो जो फालतू के खर्चे लग जा रहे हैं कि कभी ज्यादा घंटे का पेमेंट हो जा रहा है, कभी गलत रेट का पेमेंट यूज हो जा रहा है, वो इस चीज को कंट्रोल कर पाएगा, वो इस चीज को कंट्रोल कर पाएगा। अच्छा, अब मैं तुम्हारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं, कल वाले। तो मैंने बोला था कंपनी का सीईओ है या फिर
बहुत बड़ी कंपनी नहीं, अभी के लिए मान लेता हूँ नॉर्मल सी कंपनी है। इस कंपनी का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नीचे एक तो मटेरियल का सुपरवाइजर है फैक्ट्री में, जिसको टास्क दिया गया कि भाई ज्यादा मटेरियल यूज ना हो जाए, गलत मटेरियल यूज ना हो जाए, वेस्टेज ज्यादा ना हो जाए, और एक लेबर का सुपरवाइजर है। तो हप्पू सिंह हमारा लेबर का सुपरवाइजर है ना। तो हप्पू सिंह इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द लेबर कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर के अंदर का एक बंदा है ना, वो इसके लिए उसका काम है कि उसको कॉस्ट कंट्रोल करनी है लेबर की। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रॉपरली चेक नहीं करेगा चीजों को, लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसका भी उसको पेमेंट दे देगा, अच्छे से काम नहीं होगा, तो कंपनी के लिए वो हानिकारक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो ये होगी कंट्रोलेबल कॉस्ट। लेकिन ये कॉस्ट कंट्रोलेबल नहीं हुई है। मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा कि लेबर कॉस्ट ऑफ डेली वर्कर्स, जो डेली वेज वाले लेबरर्स है ना, उनकी लेबर कॉस्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट फॉर सुपरवाइजर। फॉर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का जो रोल है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जहां दीदी लोग बैठी हुई थी ना, वो पूरी फैक्ट्री सेटअप होने से पहले मैं फोटो लेके रखा हूं। तो वो ना हमारे शहर के एमजी रोड में स्थित है, एमजी रोड में स्थित है वो बिल्डिंग। और ये यहाँ पे पूरा काम हो रहा है फैक्ट्री का। ठीक है, आप सभी लोगों को वो बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से दिख रही होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, कल से हम मटेरियल चैप्टर चालू करेंगे। रेंट है 1 लाख रुपए प्रति महीना। एक महीने का रेंट जो है वो 1 लाख रुपीज जो है वो आपको पे करना होता है। अब हप्पू सिंह के पास आके कोई बंदा बोलता है, कहता है कि यार बहुत रेंट दे रहे हो यार, 1 लाख रुपए दे रहे हो फैक्ट्री का रेंट, कुछ ढूंढो अच्छी जगह यार, कम कम में भी मिल रही है आजकल तो जगह। तो हप्पू सिंह क्या जवाब देगा? कहेगा देखो भाई, मेरी जवाबदारी है कि ये जितने भी वर्कर्स आते हैं डायरेक्ट वर्कर्स काम करने, उनका काम सही से हो रहा है कि नहीं, उनको सही पेमेंट, तो ज्यादा पेमेंट तो नहीं जा रहा, ये देखना है। तो वो कॉस्ट मेरे कंट्रोल में है। लेकिन फैक्ट्री कौन सी बिल्डिंग में चलानी है, कौन सी में नहीं चलानी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसमें तो जो हमारे हेड हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो वर्क मैनेजर हैं, प्रोडक्शन को वर्क्स भी बोलते हैं, तो हमारे जो वर्क्स मैनेजर हैं, वर्क्स मैनेजर साहब, वो उनकी जवाबदारी है। तो मुझे बताइए, क्या रेंट की कॉस्ट, क्या रेंट की कॉस्ट सुपरवाइजर के लिए कंट्रोलेबल होगी? नो सर। सो रेंट कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, क्योंकि उसको वो अथॉरिटी ही नहीं है ना कि वो ये डिसीजंस ले सके कि फैक्ट्री इस जगह पर नहीं उस जगह पर करनी है। फॉर सुपरवाइजर, चलो अब इनका मैनेजर आएगा। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सुपरवाइजर जैसे लोगों के लिए कंट्रोलेबल होता है, क्योंकि वो उन चीजों पर ध्यान दे रहे होते हैं। लेकिन फैक्ट्री रेंट जैसी चीज इनके हाथ में नहीं है, तो ये कॉस्ट उनके लिए अनकंट्रोलेबल हो गई। नाउ प्रोडक्शन मैनेजर आया, देवानंद, पता है ना सबको देवानंद, उसको भी निकाल दिए थे, वो भी रिश्वत खाते हुए पकड़ा गया था, तो उसको भी निकाल दिया, वो भी इसी फैक्ट्री में आ गया और इस फैक्ट्री में वापस से आके वो हप्पू सिंह का बॉस बन गया। ठीक है, अब सुनो, कि प्रोडक्शन मैनेजर के पास चॉइसेस हैं। प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है कि अभी हमारी फैक्ट्री एमजी रोड में चल रही है, जहां हमको 1 लाख रुपए प्रति महीने का खर्चा आ रहा है, पर हमको कुछ ही समय बाद एक पीवी रोड में बढ़िया लोकेशन मिली, पीवी रोड में, जहां पर 70,000 रुपए के रेंट में हमको सेम स्पेस मिल रहा है और हमारा पूरा काम होने वाला है। 70,000 रुपए में हमको पूरा काम हो जाएगा हमारे यहाँ पर। मैंने बोले तो बहुत अच्छी बात है भाई, अमेजिंग, सही है। तो अब प्रोडक्शन मैनेजर के पास वो अथॉरिटी है कि वो इस रेंट की कॉस्ट को 1 लाख से रिड्यूस करके, कंट्रोल करके 70,000 पे ला सकता है। अब समझो, तो कोई कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल नहीं होती। मेरी बात सुनिएगा,
कोई कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल नहीं होती, वो तो किस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो बताया जाता है कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। तो अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि बताओ भाई, रेंट की कॉस्ट जो है वो क्या है, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल, तो तुम बोलोगे देखो सर, सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊं मैं तो यही सेम चीज मेरी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। लेकिन यही चीज अगर मैं हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, वर्क मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाऊं तो कंट्रोलेबल हो जाएगी। तो मैं आपको यहां पर एक फंडामेंटल समझाना चाहता था ताकि आप बच्चे कभी ऐसा रट ना लें कि कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल होती है। कोई भी कॉस्ट अपने आप में कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल नहीं है, किस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तब आपको पता चलता है कि वो कॉस्ट, हाँ तो पीओवी मैटर्स, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये डिसाइड करते समय कि कोई कॉस्ट कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल है, पीओवी मैटर्स। ठीक है जी। तो यही बात अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे भाई, यही बात अब हम लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे। चलो, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ कॉस्ट प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर is called as controllable cost for him. Controllable cost incurred in a particular responsibility center can be influenced by the action of that manager. For example, the direct labor, direct material, etc. cost are controllable by the shop floor supervisor. मतलब जो वर्कशॉप में सुपरवाइजर होते हैं उनके हाथ में होती है वो। However, cost which cannot be influenced by the action of a manager or responsibility center are uncontrollable. तो अगर मैं बोलूं रेंटल कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री इज अनकंट्रोलेबल फॉर द फ्लोर सुपरवाइजर, क्योंकि उसके एक्शन से ये कॉस्ट कम नहीं हो सकती, उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है। तो मैं आपको यहां पर कोई एग्जांपल नहीं देने वाला, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बताने वाला कि इन सारी कॉस्ट को कंट्रोलेबल बोलते हैं, इन सारी कॉस्ट को अनकंट्रोलेबल बोलते हैं। रीजन, क्योंकि ऐसा कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन फ्रॉम विच पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यू आर टॉकिंग टू, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर के मद्देनजर आप ये बात कर रहे हो। तो सिचुएशनल चीज है, इसलिए इसका कोई फिक्स एग्जांपल नहीं होगा। तो आई होप कि ये छोटा सा फंडामेंटल पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो ये लीजिए सर, ये वाली बात आप पढ़ लीजिए जो मैंने आपको बताई। नो कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, कोई भी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल नहीं होती भाई। सर लेकिन सर कुछ तो होती होगी ना, अरे भाई कंपनी के ओनर से पूछ लो, वो चाहे तो कल को दुकान ही बंद कर दे, फैक्ट्री बंद कर दे, तो पूरी की पूरी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल हो गई। लो, तो वो तो ये डिपेंड करता है ना कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तुम। कंपनी के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो उसके लिए तो पूरी कंपनी की कॉस्ट ही अनकंट्रोलेबल होगी, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा सब बंद कर देगा, है कि नहीं। चलो, तो इट इज ओनली इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट जो है वो कंट्रोलेबल कहलाएगी या अनकंट्रोलेबल। तो सुपरवाइजर के लिए वो सेम कॉस्ट अनकंट्रोलेबल थी और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए वो सेम कॉस्ट रेंट वाली कंट्रोलेबल थी। गिव मी थम्स अप इफ यू गॉट दिस टेबल, ये जो मैंने टेबल बनाई है समझ में आ रही है तो ठीक है, कूल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमारे पास आखिरी टॉपिक आता है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, पता, मेरे यहाँ एक फैक्ट्री में वर्कर आया, उसने 8 घंटे काम किया, उसको हमने प्रॉमिस किया था कि हम 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट देंगे। शाम ढलते ही वो आया, कहता भैया मेरे 8 घंटे हो गए, मेरे को 800 रुपए दे दो। मैंने बोला 800 रुपए काहे के? बोले मैंने वो काम किया ना। अच्छा पैसा भी लेगा तू उसका? अरे भाई, जब एक फैक्ट्री है, बिजनेस चल रहा है, वर्कर काम करने आया है तो पैसा तो लेगा ना। क्या ये कोई सरप्राइजिंग चीज थी? एक वर्कर अपना डेली वेज मांग रहा है, वॉज इट अ सरप्राइज फॉर यू? नो, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज फॉर यू। तो अब समझना, हमारे जीवन, हमारा जीवन काल दो तरीके से चल रहा होता है। एक होता है सामान्य जीवन, ठीक है, हम हमारी दैनिक दिनचर्या चला रहे हैं, हमारे काम काज में लगे हुए हैं, जो लोग जॉब में वो जॉब में जा रहे हैं, जो लोग दुकान है वो दुकान में।
साउंड कहाँ से आएगा भाई, म्यूट किया था मैंने। हाँ आंटी जी को आप सभी का नमस्ते मैंने आंटी जी तक पहुंचा दिया है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। तो मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी कि मम्मी जो है अभी कहीं बाहर जा रही है, ठीक है, किसी के यहाँ कुछ है, मतलब बैठने जाना है समथिंग, तो पापा के लिए चाय जो बनानी है ना, तो वो मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन मम्मी की तैयारी देखना तुम। मम्मी ने पानी और मिल्क वो कितना मिक्स करना वो मिला के रख दिया ऑलरेडी, ठीक है। अदरक जो है वो भी छील के रख दिए साइड में, शक्कर भी निकाल दिए कितनी डालनी है, बस बोले तुम ना वो कर लेना, उसको डाल के थोड़ा सा स्टीम कर लेना और चाय बना लेना। बोले बाप रे, कितना काम दे दिया मेरे को भाई साहब, खतरनाक, मैं तो थक जाऊंगा इतना काम करके। समझ रहे हो? डिम्पल बोल रही है सर मैं कल से लाइव ज्वाइन कर लूं, पहले के चैप्टर बाद में देखने से चलेगा? वैसे तो बेसिक्स है, बिल्कुल कल से ज्वाइन कर लो, लेकिन बाद मतलब बहुत बाद मत करना, विद इन दीज 2-3 डेज उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है डिम्पल, चलेगा। सर आपको चाय बनानी नहीं आती? आती है, मेरे को आती है, लेकिन मम्मी कष्ट नहीं देना चाहती ना अपन लोगों को। सरसानी बोल रहे आर यू मैरिड? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल मैरिड नहीं हूं मैं। चलो अब ध्यान से सुनना। हाँ ये बेसिक्स का लास्ट लेक्चर है, टॉपिक अभी और बचा है, आज का लेक्चर लास्ट है, तो मैं आता हूँ वापस से टॉपिक में, मजाक वजाक छोड़ते हैं अभी, है ना। कल से तुम एक बात ध्यान रखना, बहुत लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी वॉपी तैयार रखना। और ये आई होप आप सभी लोगों ने प्रिंट तो करवा लिए होंगे नोट्स। हाँ ये वॉल्यूम 1 है, आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ऐसे नजर आते हैं भाई। मैंने वन साइडेड ही करवाया है, तुम दोनों साइड करवा लेना, लेकिन इतना पेज वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो हाँ ठीक है डिम्पल, कर लेना। वॉल्यूम 2 के पेपर साइज में दिक्कत है, ऐसा पिछली बार तो किसी ने नहीं बोला है, चेक कर लेता हूँ मैं आज, ठीक है, क्लास के बाद, नो प्रॉब्लम। ब्लैक एंड व्हाइट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। जीवन हमारा दो तरीके से चल रहा होता है, एक होता है सामान्य जीवन, नॉर्मल लाइफ, और एक होता है कुछ एबनॉर्मल चीजें हो जाती है, बहुत खुशी जो होती है वो भी एबनॉर्मल है, बहुत गम भी आ जाता है वो भी एबनॉर्मल है, तो कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते रहते हैं बीच में, तो लाइफ इज लाइक दिस कि ऐसे बीच बीच में फ्लक्चुएशन आता रहता है। द बिजनेस ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे। आपको आपने एक पूरी प्रोसेस सेट करी है कि बंदा आएगा 4 घंटे में काम करेगा, ये होगा वो होगा, समथिंग लाइक दिस, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते रहते हैं बिजनेस में दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल, आपकी फैक्ट्री जिस लोकेशन में है ना, उस लोकेशन में फ्लड आ जाए। अब बताओ, फ्लड आना, तो फ्लड आएगा तो तुम सरप्राइज होगे कि तुम बोलोगे हाँ ठीक है, बाढ़ बाढ़ तो आती रहती है यार, तो हर 6-8 महीने 10 महीने 2-3 साल का काम है, भाई थोड़ा तो लगेगा ना यार, ऑब्वियसली यार। अब सुनना, बाढ़ आने की वजह से दो नुकसान होने वाले हैं, तुम्हारा पूरा काम रुक जाएगा। जब तुम्हारा पूरा काम रुक जाता है ना, तो काम किए बिना भी वर्कर को तुमको पेमेंट देना पड़ता है, भले काम रुक गया है, वो तो आए थे ना काम करने, तुम्हारी फैक्ट्री में पानी भर गया है, तो वो ये थोड़ी मानेंगे कि नहीं तुम पैसा मत नहीं दोगे, तो काम नहीं होगा तो भी पैसा देना पड़ेगा। दूसरी चीज, तुम्हारा मटेरियल खराब हो जाएगा, उसका तुमको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। उसके बाद पानी निकालने के लिए जो रेस्क्यू वर्क लगेगा, तो वो बड़ा वाला तुम पाइप लेके आओगे, मोटर लगाओगे, पूरा पानी बाहर करोगे, इन सब में जो खर्चे आएंगे। अब मुझे बताओ, ये सारे खर्चे क्या डेली बेसिस में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लगते हैं क्या? क्या ये सारे खर्चे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में? नहीं, दिस इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट। एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं तुमको। तुम जिस लोकेशन में तुम्हारी फैक्ट्री बनाए हो ना, तो गवर्नमेंट से तुमने एक परमिशन ली है कि वहां पर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो क्या होता है, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे हर स्टेट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं, उनको कुछ फीस भी देनी पड़ती है और उनके नियम कानून भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब हर महीने अगर उसका तुम्हारे पास इनवॉइस आ रहा है कि चलिए 500 रुपये आपको जमा करने हैं, तो क्या तुम सरप्राइज हो जाओगे क्या, और यार 500 रुपये का खर्चा आ गया यार जबरदस्ती का? अरे इट्स अ नॉर्मल थिंग भाई, तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे बाजू वाला भी कर रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रूल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अब सुनना,
मान लो कोविड के टाइम पे तुम्हारी फैक्ट्री जब चालू हुई, गवर्नमेंट ने नियम बनाया था कि सारे कर्मचारियों को मास्क पहन के काम करना है। अब तुमने उस चीज को बड़ा लाइटली ले लिया था, और ये भी बोला था सरकार ने कि मास्क को खरीदने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की रहेगी, वो वहां पर प्लांट में मास्क रखेगा एक्स्ट्रा, ताकि वो लोग लगा सके, वर्कर लोग नहीं लेके आएंगे मास्क। ठीक है, तो इन्होंने नहीं करी वो व्यवस्था। अब कुछ दिन में गवर्नमेंट की एक रेड पड़ गई और उसमें पता चला कि ये तो मास्क का यूज ही नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी। अब बताओ, ये जो 10,000 रुपए की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी, ये नॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल कॉस्ट? एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल। ठीक है, अब सुनना, कंपनी जो है अपने सारे गुड्स को ना डिस्ट्रीब्यूटर तक ट्रक्स के थ्रू पहुंचाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंपनी जब अपना गुड्स मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो सीधे वहां कस्टमर नहीं आता ना, फैक्ट्री के शहर के बहुत बाहर होती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से तुम्हारे प्रोडक्ट्स निकल कर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। तो कंपनी की गाड़ी होती है, मे भी तुम लोगों ने अलग अलग कंपनीज की गाड़ी देखी होगी, अमूल की, बालाजी की, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये क्या करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर तक जाके पूरा सामान अनलोड करके आ जाते हैं, डिलीवर करके आ जाते हैं। अब जो ट्रक यूज कर रहे हैं ना, उस ट्रक की एक स्पेसिफाइड कैपेसिटी है, जो उसके आरसी में भी लिखी आती है, नियम रहता है कि भाई इसमें 3 टन से ज्यादा सामान नहीं आ सकता, एक पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ है। अब ये लोग क्या कर रहे थे, इनको पता है कि पुलिस तो चेक करेगी नहीं, कभी 3.5 कभी 4 टन ऐसा कर रहे हैं, दो इट इज इलीगल बट इट इज पॉसिबल, कर रहे थे। अचानक एक बार इनकी जो है ट्रक पकड़ में आ गई। अब जब ट्रक पकड़ में आ गया और पता चला कि भाई इसमें ज्यादा ओवरलोडिंग हो रही है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने 25,000 रुपए का चालान बना दिया, जुर्माना लगा दिया। अब बताओ, ये जो कंपनी का खर्चा हुआ ऑब्वियसली कंपनी देगी, बट क्या ये नॉर्मल कॉस्ट होगी या एबनॉर्मल कॉस्ट होगी? एबनॉर्मल। अच्छा सर, तो आई थिंक आप लोग ये तो समझ गए हो कि जो खर्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन जो खर्चे हमारे कुछ एबनॉर्मल इवेंट्स की वजह से लग जाते हैं, जो नॉर्मली नहीं लगने चाहिए, वो एबनॉर्मल कॉस्ट कहलाते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है ये समझते हैं अपन लोग। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम कॉस्ट इसलिए भी निकालते हैं ताकि हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस कर पाए। अब मान लीजिए दो मैन्युफैक्चरर हैं, दो मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर है ए, दूसरा मैन्युफैक्चरर है बी। दोनों जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, एक जैसा बनाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन में चल रहे हैं, दोनों की कॉस्ट भी एक जैसी आती है। तो ये अपनी एक यूनिट जो है वो 28 रुपए की बना पाता है, तो ये भी 28 रुपए की बना पाता है। ये इसका सेलिंग प्राइस रखता है 40 रुपीज का और ये भी 40 रुपीज का। कोई अपना मार्जिन भी नहीं गंवाना चाहता और एक दूसरे का मार्केट भी ये लोग नहीं खा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया यूनिटी के साथ चल रहे हैं। अब क्या हुआ, सडनली ना बी की फैक्ट्री में आग लग गई और बी को नुकसान हो गया 20 लाख रुपए का। ओ हो, बहुत गलत हुआ यार, क्या करें अब। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये 20 लाख रुपए गुड्स बनाने में लगे हैं या फिर ये कोई एबनॉर्मल कॉस्ट है? सर ये नॉर्मल डेज में तो लगती नहीं। अब अगर अगले दिन बी ने ये बोलना चालू कर दिया कि मेरा जो गुड्स बना है, क्योंकि मेरे फैक्ट्री में आग लग गई है, तो मेरा गुड्स अब 28 रुपए का नहीं कहलाएगा, मेरा गुड्स अब 38 रुपीज का कहलाएगा, क्योंकि हर एक यूनिट में 10 रुपए में आग के खर्चे को रिकवर करना चाहता हूँ। इसलिए मैं कल से अपने प्रोडक्ट को 40 नहीं 50 रुपए में बेचूंगा। मुझे बताइए, क्या ये एक्सक्यूज कस्टमर्स के सामने वैलिड है? क्या ये एक्सक्यूज कस्टमर्स के सामने वैलिड है? तेरे यहाँ आग लगी, तेरे को नुकसान हुआ, तो तू हमसे भरपाई करेगा? है, इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए था। अच्छा, तेरे को प्राइस बढ़ानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तू बढ़ा प्राइस, एकदम बढ़िया तरीके से बढ़ा प्राइस, हम लेंगे नहीं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चले जाएंगे सारे के सारे मैन्युफैक्चरर एक के पास। तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या कहना चाहता हूं मैं?
हम जब किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, whenever we calculate the cost of a product in that case हम सिर्फ उन कॉस्ट को लेंगे जो यूजुअली लगनी चाहिए। अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट हमारे यहाँ हो गया है तो उसकी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं ऐड होने देंगे, क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो गई तो हमारा प्रोडक्ट दूसरे से महंगा दिखेगा और फिर हम उसे महंगा बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो ये जो 20 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है ये आपको सहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पीएनएल में वो कॉस्ट नहीं आई है, पर वो आपके पीएनएल में जो कॉस्ट गई है ना, उससे आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको पीएनएल बना के दिखाता हूं, देखो मैन्युफैक्चरर ए का पीएनएल बनाता हूं। पहले वो जब अपना पीएनएल बनाता होगा तो लिखता होगा सेल्स, फिर लिखता होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिर लिखता होगा अदर कॉस्ट, फिर आता होगा उसका प्रॉफिट। तो भाई एक बिजनेस का प्रोडक्ट बनाने में भी कॉस्ट लगता है और उसको छोड़ के भी दूसरी कॉस्ट लगती है। तो हमारा कहना यह है कि तुम अगर अपने सीओपी में डाल दोगे फायर की कॉस्ट तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फायर की कॉस्ट जो है वो एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो वो अदर में जाएगी। क्योंकि सीओपी अगर बढ़ता है ना तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाती है अगर डिपेंडेंट है तो। और कहीं ना कहीं ये कहना भी तो गलत है ना। अच्छा, प्राइस नहीं भी बढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं तुमसे बस ये बोल रहा हूं कि मेरा गुड्स महंगा बोलना ये सही होगा क्या? आग लग गई है इसलिए मेरा गुड्स महंगा बना ये बोलना सही होगा क्या? गलत होगा सर। आपका गुड्स थोड़ी महंगा बना है भाई, आपके यहाँ कुछ ऐसा इवेंट हो गया है जिस वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को सेपरेट रखो, उसको ओवरलैप मत करो गुड्स के साथ। उस कॉस्ट को कस्टमर की कॉस्ट के साथ ओवरलैप मत करो, आपकी गुड्स की कॉस्ट के साथ ओवरलैप मत करो। बस ये समझाना चाहता हूं मैं। तो देखो बच्चे ना नॉर्मल और एबनॉर्मल टॉपिक पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो वही समझाना चाहता हूं मैं। Why do we need to classify the cost into normal and abnormal? Because a normal cost, because a normal cost is a part of cost of product. However, if a cost is abnormal, it do not form part of cost of product. अच्छा, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को, जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनी। इसका ये मतलब मत समझना कि वो मेरी कॉस्ट ही नहीं है। कॉस्ट तो तुम्हारी है, लेकिन इट विल बी डायरेक्टली टेकन इन पीएनएल। उसको आप पीएनएल में ऐसा मत बताओ कि मेरा गुड्स महंगा बना है, पीएनएल में ऐसे बताओ कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है और ये नुकसान हुआ है आग का। तो प्रॉपरली लिखो ना पीएनएल में, लॉस ड्यू टू फायर, व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर प्रोडक्ट का कॉस्ट। क्या आप मेरा इंटेंट समझे कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी कॉस्ट लग जाती है जो एबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मत इन्फ्लेट करो, रेगुलर बिजनेस को मत बिगड़ने दो, ठीक है? नहीं तो एक तो नुकसान हुआ है, ऊपर से डबल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अंग्रेजी पढ़ लें, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी, क्या दिक्कत है? हाँ, कंसाइनमेंट में आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा। These are the normal or the regular costs which are incurred in the normal conditions during the normal operations of the organization, like material cost, salaries, मशीनों का मेंटेनेंस। भाई मशीन को हर महीने हम एक बंदे को बुलाते हैं, वो मशीन को पूरा क्लीन करता है, चेक करता है, स्क्रू कुछ ढीले हैं तो उसको टाइट करता है। ये कोई सरप्राइजिंग कॉस्ट तो थी नहीं मेरे लिए। और मेंटेनेंस, ये तो मेरे को अब पता चला मेंटेनेंस भी करवाना पड़ता है। अबे वो तो करवाना ही पड़ता है, सबको करवाना पड़ता है, तेरे को बस थोड़ी। चलो अब एबनॉर्मल में, एबनॉर्मल इज लाइक अ सरप्राइज। दीज आर द कॉस्ट विच आर अनयूजुअल, जनरली तो नहीं होती ऐसी कॉस्ट, इररेगुलर, विच आर इनकर्ड ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशंस। जैसे कि अगर आपकी फैक्ट्री में फ्लड आ गया है तो रेस्क्यू का वर्क जो हुआ है ना, उस रेस्क्यू के वर्क में जो आपको खर्चे लगे हैं वो यूजुअली थोड़ी लगते हैं। अब मुझे बताइए, जब आपके यहाँ बाढ़ आई और उसकी वजह से आपको रेस्क्यू वर्क करवाना पड़ा और उसके लिए जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, क्या इसका इफेक्ट आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में आने दोगे? क्या प्रोडक्ट को महंगा करोगे इसकी वजह से? नहीं सर। आप कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको सरकार को फाइन पे करना पड़ा। ऑब्वियसली इट इज एन एक्सपेंडिचर, भाई बैंक क्रेडिट हुआ है, एक्सपेंडिचर डेबिट हुआ है, लेकिन
Will it be classified as a cost of product? No, because it's an abnormal cost. वही अब आखिरी लाइन लिखी हुई है, एबनॉर्मल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये नहीं बोल रहा ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, बट इट विल नॉट बी एडेड while calculating the cost of any cost object। आप जिस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हो, जो आप बेचने वाले हो, जो आपका प्रोडक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को निकालते समय उसको मत जोड़ो, उसको डायरेक्टली पीएनएल में अलग से दिखा दो, डायरेक्टली टेक इन द पीएनएल। कितने बच्चों को नॉर्मेलिटी का पर्पस समझ में आ गया? गिव मी थम्स अप। अब जैसे ये देखो, यूजुअल बिजनेस चल रहा है, यहाँ से गाड़ी यहाँ से वहां जा रही है, ये कार की सीट्स रखी हुई हैं, अलग अलग काम हो रहा है, ये सब नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन लोग स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल हो गई, बाढ़ आ गई, पानी भर गया फैक्ट्री के अंदर, ये सब चीजें जो है भाई, मलबा गिर गया टनल के नीचे से, लैंडस्लाइड हो गई, ये सब कुछ तुम्हारे किस में आएगा? एबनॉर्मल के अंदर आएगा। चलिए सर, अनदर टॉपिक दैट वी हैव नाउ इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। दिल से रे एक मिनट ना, सुनो मेरी बात। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, अब ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं ना, वो आपको एक चैप्टर आएगा कॉस्ट शीट, वहां बहुत काम आएगा, लेकिन ओवरऑल भी हमारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप सभी को मैंने एक टॉपिक बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था आई थिंक, ट्रेसेबल कॉस्ट एंड नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ट्रेसेबल कॉस्ट को अब हम ट्रेसेबल वर्ड बोलना बंद कर देंगे, जब हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आ गए हैं ना, अब एक ही टर्म यूज करेंगे विच इज डायरेक्ट कॉस्ट। है दोनों सेम, और इसको क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आपको भी पता है, जैसे जैसे कोई भी चीज बड़ी होती है ना, तो थोड़ा सा पार्टीशन करना जरूरी होता है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। आप बिजनेस में भी, जैसे अपन बात कर रहे थे कल ही, कि भाई जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो तुम एक डिपार्टमेंट बनाते हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दिस। उसी तरह कॉस्टिंग में भी ना, चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, अब तुम हमेशा सिर्फ सिंगल ओवरऑल कॉस्ट की बात करते रहोगे प्रोडक्शन की, तो मजा नहीं आएगा। तो नेचर ऑफ कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट को पहले 3 मेन भागों में बांटा जाता है, और वो है सर मटेरियल, लेबर और अदर। अब अदर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मटेरियल और लेबर को छोड़ के तो सैकड़ों चीजें हैं जो लगती हैं, बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मटेरियल का थोड़ा अलग ही रोल है भाई। मटेरियल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। एक कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट आ रहा है जिसको 12,000 रुपए, तुम पार्ट टाइम अकाउंटेंट है जिसको 12-15,000 रुपए पर महीने की सैलरी दे रहे हो, इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट। लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। इट्स अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट कॉस्ट एलिमेंट मटेरियल। द सेम वे वर्कर पर डिपेंडेंसी और वर्कर पे लगता है खर्चा भी बहुत ज्यादा, तो लेबर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग फैक्टर। तो मटेरियल और लेबर को कहीं ना कहीं हमने इस क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है कि भाई मटेरियल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और फिर आते हैं हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं अदर वर्ड हटा रहा हूं, बट ऐसा नहीं कि मैं अदर वर्ड हटा दिया तो अब तुमको ऐसा लगने लगेगा कि एक्सपेंसेस के अंदर तो मटेरियल और लेबर भी इंक्लूड है। नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली जब मैं मटेरियल और लेबर को अलग अलग दिखा रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर। कुछ लोग सर्विस को बीच में ला रहे हैं। गाइस लेट मी टेल यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर चैप्टर, it's a basic assumption that we are a manufacturer,
मैं बोला था ना आई एम अ मैन्युफैक्चरर, अज्यूम कर लो। सिर्फ और सिर्फ जब मैं सर्विस कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तब मैं तुमसे बोलूंगा कि आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। बाकी सारे चैप्टर्स में यू विल से दैट आई एम अ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो तुम एक निर्माता हो, इस बात को ध्यान रखो, भूलना मत। ठीक है, चलो, मैं एक निर्माता हूं। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब यार देखो, हर मटेरियल भी ट्रेसेबल नहीं होता, हर मटेरियल ट्रेसेबल नहीं होता। इन जनरल हमको लगता है मटेरियल तो ट्रेसेबल है, हाँ है, पर कुछ मटेरियल कॉस्ट ऐसी भी होती है जो नॉन ट्रेसेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तुमको, जैसे कि मान लो तुम्हारे यहाँ लुब्रिकेंट यूज होता है फैक्ट्री में। क्या लुब्रिकेंट एक मटेरियल है? वो ग्रीस, ग्रीस सुना है? ग्रीस, ग्रीस कंट्री की बात नहीं कर रहा ना मैं। वो मशीन्स में ग्रीस लगाना पड़ता है ताकि फ्रिक्शन लेस चले मशीन। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल। लुब्रिकेंट इज अ, भाई यार पेन की निब तो चेंज कर दी थी, फिर भी समस्या आ रही है, मतलब सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। हेलो, कुछ ज्यादा ही अच्छा हेलो हो रहा है, रुक जाओ। तो सर लुब्रिकेंट एक मटेरियल है, डू यू एग्री विथ मी? अरे मटेरियल मतलब फिजिकल सब्सटेंस ब्रो, मटेरियल मतलब कोई भी फिजिकल सब्सटेंस, उसको मटेरियल बोलते हैं अपन लोग, है ना। तो कोई ऐसी चीज जो टेंजिबल हो, जो फिजिकल सब्सटेंस हो, जो यूज होती हो फैक्ट्री में, वो मटेरियल है। हाँ सर, जिसको मैं स्टोर कर सकते हो। तो लुब्रिकेंट इज अ मटेरियल। बट अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम्हारी फैक्ट्री में जो मशीन है, उस मशीन से कैलकुलेटर बनता है, चलो कैलकुलेटर बनता है, क्या तुम मुझे बता पाओगे कि एक कैलकुलेटर में कितने रुपए का लुब्रिकेंट लगा है? अबे वो मटेरियल तो है, लेकिन इसमें डायरेक्टली थोड़ी लग रहा है, मेरे को कैसे पता चलेगा कितने रुपए का लगा है इसमें? समझ गए आप मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं? तो ऐसा मत अज्यूम करना कि मटेरियल हमेशा ट्रेसेबल होता है, क्योंकि जैसे इसमें लगने वाला सोलर पैनल, इसमें लगने वाली बटन्स, इसमें लगने वाली प्लास्टिक की बॉडी, ये सब की कॉस्ट तुमको पता है, वो भी मटेरियल थे। लेकिन इनको छोड़ के भी फैक्ट्री में बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं जिनको हम नहीं ट्रेस कर पाते कि वो हमारे प्रोडक्ट में कितने रुपए के लगे। एंड बिकॉज इट इज नॉन ट्रेसेबल, तो कैन आई से दैट कि लुब्रिकेंट की जो कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहला जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको एक बात हमेशा से बताई है, कोई भी चीज जैसे लुब्रिकेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, वो कोई रटने वाली चीज नहीं है। विद द करंट सिचुएशन जो मैं तुमको बता रहा हूं, वहां पर ये इनडायरेक्ट है। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं तुमको। थ्रेड यूज्ड इन शर्ट। अच्छा, आपको मैं बताऊं, जो आप शर्ट बनाते हो ना, उसमें जो थ्रेड यूज हो रहा है वो बिल्कुल ट्रेसेबल है भाई, फिजिकली तो पूरी तरह ट्रेसेबल है। क्यों? क्योंकि मुझे पता रहता है कि देखो ये थ्रेड था, इसमें लगा हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है, इसमें थ्रेड ट्रेसेबल है। लेकिन जब आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ फिजिकल ट्रेसिंग की बात नहीं कर रहे हो, आप इकोनॉमिकल ट्रेसिंग की भी बात कर रहे हो। मतलब विल यू बी एबल टू टेल मी कि कितने रुपए का धागा तुम्हारी शर्ट में लगा है? क्योंकि यू नीड टू गिव अ नंबर आल्सो ब्रो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसमें लगा है, इट्स अबाउट वेदर यू आर एबल टू कैलकुलेट कि कितने रुपए का लगा है। इफ नॉट तो नॉन ट्रेसेबल, इफ यस तो ट्रेसेबल। अब जैसे बटन्स का बताता हूं मैं, जब एक टेलर बटन्स खरीद के लाता है ना, तो जो प्लेन वाली बटन्स होती है ना, प्लेन वाली बटन्स, वो बड़ी सस्ती आती है, तो वो ट्रेस भी नहीं कर पाता कि यार कितने शर्ट में कितने रुपए की बटन लगी है। लेकिन स्पेशल वाली भी बटन्स आती है जहां पर बटन वाइज कॉस्ट होती है कि भाई ये इतनी महंगी बटन है,
कि एक बटन की कॉस्ट 10 रुपए की है, तो आई कैन नॉट से दैट बटन इज ऑलवेज ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल। अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर मुझे पता है कि इस शर्ट को बनाने में ये स्पेशल वाली 10 बटन लगी है और एक बटन 18 रुपए की आई है, तो 180 रुपए की मेरी डायरेक्ट कॉस्ट होगी उसकी। और वही अगर मैं बोलूं कि उसी शर्ट में जनरल वाली 5 बटन लगी है, मेरे को उनकी कॉस्ट पता ही नहीं है, तो इवन इफ आई कैन सी इट इन अ प्रोडक्ट, इवन इफ आई कैन फिजिकली ट्रेस इट, आई एम नॉट एबल टू ट्रेस इट इकोनॉमिकली। पैसे वाइज नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जब तू कॉस्ट शीट बनाने जाएगा तो तेरे को तो चीजों को नंबर में लिखना है ना। तो जिन चीजों को तू नंबर में भी लिख पा रहा है ना कि हाँ इस कैलकुलेटर को बनाने में इतने रुपए का सोलर पैनल लगा है, तो इट्स ट्रेसेबल फिजिकली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो। अब जैसे स्क्रू है, ये स्क्रू लगे हैं पीछे। अब ये स्क्रू मेरे को दिख तो रहे कि इसमें लगे हैं, बट स्क्रू तो हमारे पास किलो में आते हैं, हमको थोड़ी पता रहता कि एक स्क्रू की कॉस्ट कितने रुपए की है। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 5 स्क्रू लगे हैं, तो मेरे को नहीं पता भाई कि स्क्रू कितने रुपए का लगा है। इवन इफ इट इज फिजिकली ट्रेसेबल, इट मे बी इकोनॉमिकली नॉन ट्रेसेबल। समझ गए? चलो, तो वैसे तो मैं बेसिकली तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा था। देखो, कोई भी चीज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ये टॉपिक तो कब का खत्म हो चुका है, तो उसका लोड मत लो। वो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा सर, और सिचुएशन टू सिचुएशन हम समझ गए कैसे पता करना है। तो क्या आप नाम से रटोगे? अगर मैं तुमसे बोलूं बटन यूज्ड इन द शर्ट, बताओ ट्रेसेबल है कि नॉन ट्रेसेबल, तुम बोलोगे नहीं सर, वो हम ऐसे आंसर नहीं दे पाएंगे, वो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा। हाँ, बट सिचुएशन के साथ दूंगा तब तुम बता सकते हो। चलो, तो हमने सबसे पहले कॉस्ट को 3 भागों में बांटा, उसके बाद हर भाग के 2 पार्ट बनाए, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। अब लेबर में चलता हूं। लेबर, हम अभी जो दीदी लोगों की बात कर रहे थे, जो डायरेक्ट वर्कर्स थी, हमको पता था कि यार हमारा जो भी शर्ट बन रहा है, हमारा जो भी जैकेट बन रहा है, उसमें इतने घंटे का लेबर लगा है और हम लेबर को 80 रुपए पर घंटे देते हैं। इट वॉज क्लियरली ट्रेसेबल कि कितने रुपए की लेबर कॉस्ट इस काम को करने में लगी है। लेकिन मुझे बताइए, एक कंपनी के अंदर एक सफाई कर्मी भी होता है, क्लीनर भी होता है, एक कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर भी होता है, एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर भी होता है, जो वाकई में उस शर्ट में जाके काम नहीं कर रहा है, वो कुछ जनरल चीजें देख रहा है। अब जैसे एक मैनेजर की सैलरी है 1,20,000 रुपीज पर मंथ, क्या आप मुझे बता पाओगे कि केसीओ की फैक्ट्री यूनिट में जो मैनेजर बैठा था, उसकी सैलरी कितने रुपए की इस कैलकुलेटर को बनाने में लगी है? इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड। इट्स अ कॉमन कॉस्ट, इट्स लाइक रेंट। जैसे रेंट की कॉस्ट कैसे थी इनडायरेक्ट, वैसे। तो क्या आप समझ गए? जिस तरीके से हमारे पास मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है, वैसे लेबर में तो सर बहुत ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आज के समय में लेबर ज्यादातर इनडायरेक्ट ही होती है। यार्ली वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया है, पहले के समय में ज्यादा चलता था यार्ली वाला कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्शन में अभी भी चलता है, लेकिन बाकी जगह पर अब कम ही हो गया है। आजकल तुम किसी भी कंपनी में जाना ना, तो मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड मतलब सर्विस जिनकी रहती है वो सैलरीड ही होते हैं। उनको कोई वीकली या डेली या आर्ली बेसिस पे पेमेंट नहीं मिलता। वीकली तो फिर भी चलता है, आर्ली बेसिस तो बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट मैं कंस्ट्रक्शन में भी तुमसे बात करूं तो आर्ली नहीं मिलता है, डेली बेसिस पे मिलता है, कि वो आज 1 दिन का काम करेंगे, इतने रुपए लेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, अब उसके बाद में तुमको अन्य खर्चों में लेके आता हूं। अन्य खर्चों में, अन्य मतलब समझ रहे हो? जो मटेरियल भी ना हो, जो लेबर भी ना हो, उसको छोड़ के तीसरा। अब अन्य खर्चों में भी दोनों टाइप के पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं पैकिंग, अब मान लो अगर तुमको पता है कि तुम जो तुम्हारा गुड्स बनाते हो, जैसे अपन जब ये कैलकुलेटर खरीदते हैं तो आपको पता होगा ये प्लास्टिक में अंदर आता है और उसके ऊपर एक बॉक्स रहता है। अब उस प्लास्टिक की और उस बॉक्स की कॉस्ट मान लो है 50 पैसे, उस प्लास्टिक की और उस बॉक्स की कॉस्ट है मान लो 50 पैसे। तो इट इज क्लियरली ट्रेसेबल कि हाँ भाई, एक कैलकुलेटर बनाने में 50 पैसे की पैकिंग कॉस्ट आ रही है। ठीक है, इन दैट केस वो क्या हो गया आपका? अच्छा, वैसे तो मैं एक्चुअली बताऊं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैकिंग मटेरियल हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैकिंग मटेरियल हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि हम पैकिंग कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों ले रहे हैं और मटेरियल में क्यों नहीं ले रहे।
सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर किसी चीज को आप डायरेक्ट मटेरियल में ले रहे हो ना, तो एक तो वो इकोनॉमिकली ट्रेसेबल भी होना चाहिए और फिजिकली ट्रेसेबल भी होना चाहिए। अब जैसे कैलकुलेटर में जो ये सोलर पैनल लगा है, ये फिजिकली ट्रेसेबल है प्रोडक्ट के अंदर कि हाँ ये लगा हुआ है, और मुझे इसका पैसा भी पता है, तो इट वाज डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रूज है, स्क्रू फिजिकली ट्रेसेबल थे किंतु इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं थे। फिजिकली ट्रेसेबल थे लेकिन इकोनॉमिकली ट्रेसेबल नहीं थे, इसलिए मैंने इनको पहले ही इनडायरेक्ट मटेरियल बना दिया कि ये मटेरियल तो लेकिन इनडायरेक्ट। अब जो पैकिंग कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट इकोनॉमिकली ट्रेसेबल है, मुझे पता है कि मेरे कॉस्ट ऑब्जेक्ट में कितने रुपए की पैकिंग कॉस्ट लगी है, लेकिन सर वो इसमें थोड़ी लग रहा है प्रोडक्ट में, वो तो एडिशनल चीज है, इट्स नॉट डायरेक्टली फिजिकली ट्रेसेबल टू द मेन प्रोडक्ट, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहा हूं। ऐसा समझ रहे हो बात को? और दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन। आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, वो अपने गुड्स ना क्वालिटी चेक, क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाने के बाद बाहर भेजती है, उसके पहले डिस्पैच नहीं करते वो। अब मान लो कि आपका एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट्स आप बनाते हो और आप टी शर्ट्स प्रोड्यूस करते हो, ब्रांडेड टी शर्ट्स। अब वो टी शर्ट जैसे ही आपका प्रोड्यूस होता है ना, फिर आपने एक एक्सटर्नल एजेंसी को अपॉइंट करके रखा है, जो आती है और हर एक टी शर्ट को अच्छे से रिव्यू करके अप्रूव करती है कि हाँ इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसके बाद ही वो आगे जाता है। और हर एक टी शर्ट का वो आपसे 50 रुपीज चार्ज करते हैं इंस्पेक्शन का। अब आप मुझे बताइए, ये जो 50 रुपए की कॉस्ट आ रही है, ये तो ट्रेसेबल है कि नहीं है ट्रेसेबल? लेकिन अब मुझे बताइए, क्या ये 50 रुपए जो आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिए, क्या ये मटेरियल है? क्या ये 50 रुपए मटेरियल है? नहीं। क्या ये 50 रुपए आपने अपने एम्प्लॉयज को दिए? नहीं सर। हाँ, सामने वाले बंदे का कोई एम्प्लॉय आके ही चेक कर गया होगा, लेकिन वो तुम्हारा एम्प्लॉय तो है नहीं। एम्प्लॉय कॉस्ट तो वो थी जब हम खुद के एम्प्लॉय को देते हैं, तो ये तो आउटसोर्सिंग जैसी चीज हो गई। तो ये तुम्हारा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब अदर वाला जो तीसरा वाला पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। एक और बताता हूं, आयरनिंग करवाते हैं अपन शर्ट में, टी शर्ट में आयरनिंग। अब मान लो तुम एक स्टिच करने वाले मैन्युफैक्चरर हो, तुम शर्ट बनाते हो, शर्ट की जो भी कॉस्ट आती है तुम अपना सब कैलकुलेट कर लेते हो, आखिरी में ना अब तुम ऐसे ही तुम्हारे कस्टमर को बिना आयरन किए दोगे तो अच्छा लगेगा क्या? तुम बताओ। अच्छा, तुमने कभी कोई टेलर मास्टर के यहाँ जाके खरीदा है कि लास्ट में जब तुम लेने गए हो अपना ऑर्डर डिलीवर लेने, तो बिना प्रेस करके दे दो, बोले भैया प्रेस रास्ते में करवा लेना यार, प्रेस नहीं करवा पाया हूँ यार? नहीं यार, इट्स अ बेसिक कस्टम कि आपको प्रेस करके ही देना है। अब क्या भाई, कुछ लोग अपना खुद का प्रेस रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। कुछ लोग ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं प्रेस वालों के साथ कि हमारे जो भी कपड़े बनते जाएंगे हम तुमको भेजेंगे, टाई प्रेस करके दे देना। अब वो बंदा जो है प्रेस करने का 5 रुपए ले रहा है एक शर्ट का, तो कहीं ना कहीं उस टेलर मास्टर के लिए शर्ट की कॉस्ट में वो 5 रुपए जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे सर। और क्या वो ट्रेसेबल है कि नहीं है ट्रेसेबल? सर बिल्कुल ट्रेसेबल है। बट क्या वो तुम्हारी कोई मटेरियल की कॉस्ट है? जो जो तुम्हारा गुड्स बना है उसमें कोई मटेरियल है क्या? नहीं सर। क्या वो तुम्हारा कोई लेबर कॉस्ट है, जो तुम्हारा एम्प्लॉय ने वो काम किया हो? नहीं। ये तो किसी और की, बाहर की दूसरी एंटिटी से तुमने करवाया है, इट्स अ काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। तो जनरली आउटसोर्सिंग के खर्चे तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। अच्छा, अभी तो मैं तुमको ये बताऊं, ये तो बहुत इनिशियल लेवल की चीजें हैं। जब अपन लोग कॉस्ट शीट चैप्टर प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, तब तक क्या, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, मटेरियल, एम्प्लॉय और सबको पढ़ चुके होगे, और फिर कॉस्ट शीट को पढ़ेंगे तो इसकी पूरी पूरी लिस्ट दी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये 15-20 चीजें, इलस्ट्रेटिव सैंपल्स दिए हुए हैं, तो आपको और अपना मतलब जो है माइंडसेट बढ़ेगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में अगर हम इन्वॉल्व हो गए ना, तो बेसिक एसेंशियल भूल जाएंगे, इसलिए और मैं एग्जाम्पल्स नहीं लेना चाहता। जितना अभी समझने के लिए योग्य था उतना हम लोग ले रहे हैं। फिर आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो अब आप सभी जानते हो, ये तो बड़ा खर्चा भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, गाड़ियों का खर्चा हो गया, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीज तुम ट्रेस नहीं कर पा रहे हो और मटेरियल भी नहीं है और लेबर भी नहीं है, तो वो तो कितनी सारी चीजें हैं भाई। रेंट है, डेप्रिसिएशन है, बड़े बड़े खर्चे हो गए। ठीक है, ये सब आपका आ जाता है इसके अंदर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इन तीनों में से जो आपकी
इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट? मुझे डायरेक्ट वाली कॉस्ट की चिंता नहीं है, बताऊं क्यों? मुझे डायरेक्ट वाले कॉस्ट की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वाली कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है प्रोडक्ट में, बाय नेचर ही वो बढ़ जाती है। लेकिन जो ये खर्चे बच रहे हैं ना, मटेरियल का इनडायरेक्ट वाला पार्ट, लेबर का इनडायरेक्ट वाला पार्ट, एक्सपेंसेस का इनडायरेक्ट वाला पार्ट, जो अपने आप नहीं बढ़ता, कुछ तरीके से बांटना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला एक सेपरेट पूरा टॉपिक बनाते हैं, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे उनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके इनको कैसे बांटना है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉस्ट टू द प्रोडक्ट्स, उसको समझेंगे। और उसके लिए हमने इसको भी एक सिंगल नाम दे दिया है, इसको भी हमने एक सिंगल नाम दे दिया है। ये जो टॉपिक है ना, इसको प्रॉपर आपने एक सिंगल नाम दे दिया है, इसको आप बोलते हो ओवरहेड्स। तो अब हम टेक्निकली आगे से कभी भी इन टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट का एक सिनोनिम हमको पता चल गया है, ओवरहेड्स। अब ना कई बच्चे ऐसे सोचते सर कितने साल से सोच रहा हूँ सर, कितने महीनों से सोच रहा हूँ, वर्ड ओवरहेड्स है क्या, समझ ही नहीं आया। इतना सिंपल वर्ड है भाई कि इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। कई बार बैच खत्म होने के बाद भी कुछ लोग सर वो ओवरहेड्स था क्या सर, आज तक समझ नहीं आया। वो हेड के ऊपर, सर के ऊपर से क्या ओवरहेड था, मतलब समझ नहीं आया। अरे वो नाम उसका वैसा क्यों, वो मेरे को भी नहीं पता। अब क्योंकि उसमें छत वत के खर्चे आते हैं ना, कि भाई रेंट का खर्चा है, ये चार दीवारी के खर्चे हैं, तो ऐसा प्यार से नाम रख दिया होगा उसका ओवरहेड्स। लेकिन असेंशियली क्या है वो, असेंशियली वो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड खर्चे हैं, इनडायरेक्ट वाले खर्चे जो ट्रेस नहीं हो पा रहे थे, उन सबका समेशन इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से खर्चे लगते हैं ना, इसलिए सर के ऊपर ओवरहेड, सर के ऊपर के खर्चे, समझ गए ना, इसलिए। बाकी लॉजिक मुझे भी नहीं पता, ये तो ऐसे बोलने के लिए बात है। चल, अब हम लोग एक काम करते हैं भाई, एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझते हैं एक प्रोडक्ट की। ठीक है, चलो सर, लेट्स टेक दैट प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट है डेटॉल का इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर, जो कि किल करता है 99.99999% ऑफ द जर्म्स विदाउट वाटर। वो सही है भाई। अब मैं आप सभी लोगों को ना बताना चाहता हूं कि आप कैसे बना सकते हैं घर में ही सैनिटाइजर। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और उन्हें भी ये रेसिपी जरूर बताएं। ठीक है, घर के पैसे बचाएं, घर पे ही सैनिटाइजर बनाएं। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सर सबसे मेन मटेरियल जो लगता है, तो राइट नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम 10 लीटर मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं। 10 लीटर, उस 10 लीटर मटेरियल में हमको क्या क्या लेना पड़ेगा? सर आइसोप्रोपिल एल्कोहल। एल्कोहल का नाम सुनते ही लोगों को मजा आ गया एकदम। भाई ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल है जो कीटाणुओं का नाश कर देता है, और अगर तुम पी जाओगे तो तुम्हारा भी नाश कर देगा, इसलिए कृपया करके इससे दूर रहें। नॉट फॉर इनहेल, मतलब नॉट फॉर कंज्यूमिंग, डू नॉट स्वेलो, वार्निंग दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, चलो। सो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये। तो 99.8%, मतलब इतना ml तो हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल लगाएंगे, इतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाएंगे, इतना ग्लिसरॉल लेंगे और इतना डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, इन सबको मिलाएंगे 10,000 ml। अब देखो इस गुड्स को बनाने में 4 मटेरियल लगे। क्या आप मुझे बताएंगे चारों मटेरियल, क्योंकि मुझे पता है कितनी कितनी क्वांटिटी लगनी और मुझे उनका रेट भी पता है, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल बोल सकता हूं? बताइए आप, क्या मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल बोल सकता हूं कि ये वो मटेरियल्स हैं जो सैनिटाइजर को बनाने में मुझे डायरेक्टली पता है कि इतना इतना प्रोपोर्शन लग रहा है, इस रेट का लग रहा है, मैं पैसा भी निकाल पाऊंगा। ठीक है सर। उसके बाद अब यार हम जब कोई काम करने जा रहे हैं तो प्रॉपर कंटेनर लगेंगे हमको, ऐसा थोड़ी कि घर की तपेली उठाए और तुम सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिए। प्रॉपर बिजनेस करना है तो बाहर से कुछ इक्विपमेंट लाने पड़ेंगे, कंटेनर लाने पड़ेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें लगेंगी ये भी बता देता हूँ मैं तुमको। 10 लीटर का ग्लास लगेगा, एक बड़ा वाला 10 लीटर का ग्लास आता होगा भाई, मैं भी नहीं देखा आज तक। प्लास्टिक बॉटल लगेंगी जिसमें स्क्रू थ्रेडेड स्टॉपर होंगे,
वो धागे से खींच के स्टॉप बंद किया जा सकता है, ऐसा कुछ होगा। 50 लीटर के प्लास्टिक टैंक होंगे और हाई डेंसिटी वाली प्लास्टिक होनी चाहिए, नहीं पता चला तुम हम केमिकल मिलाए और वो वहीं पे फूट गया पूरा, ठीक है, तो थोड़ा कुछ हाई डेंसिटी वाला होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के टैंक होने चाहिए जिसमें 80 से 100 लीटर आ जाए, ये 80 से 100 लीटर आ जाए, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा कैपेसिटी का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तुम मिक्स करोगे ना ऐसे, जब तुम ऐसे मिक्स करोगे तो पूरा भरा होगा तो बाहर गिर जाएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी का बोल रहा है, ताकि तुम उसको मिक्स करो तो ओवरफ्लो ना हो जाए ऊपर, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। अच्छा यहाँ नंबर लिखा है क्यों, ये ग्लास है, ये 2 नंबर पे ये रहा वो टैंक नल वाला 50 लीटर का, इसी में से अपन भरते जाएंगे ना छोटी छोटी बॉटल। उसके बाद 3 और 4 नंबर में तुम्हारी ये स्टील की बाल्टी आ गई, 5 नंबर पे तुम्हारा ये आ गया क्या, वुडन प्लास्टिक, वुडन प्लास्टिक मेटल। वो मिक्स करने के लिए लकड़ी का होना चाहिए भाई, देख रहे हो कितना सोच समझ के एक एक चीज समझनी है अपन को, तो वो लकड़ी का होना चाहिए भाई, जिससे तुम मिक्स करोगे ना वो लकड़ी का होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद 6 नंबर पे मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा ये भी तो पता होना चाहिए भाई कि जो तुम्हारा नाप है वो कितना है, मतलब कितने कितने नाप का है, तभी तो प्रॉपर मिक्स कर पाओगे ना। हाँ उसके बाद फिर 8 नंबर पे मग्गे आ गए, नहीं 7 नंबर पे फनल है रे भाई, मग्गा नहीं है, पर फनल तो लग नहीं रही यार, फनल तो ऐसी रहती है, पता नहीं भाई, लग तो मग्गा ही रहा है हमें भी, फनल तो ऐसा रहता है ना इस टाइप से, पता नहीं भाई कौन सी टाइप की फनल है, चलो होगी भाई कोई स्पेशल टाइप की। उसके बाद प्लास्टिक की बोतल भाई जिसमें हम लोग भरेंगे, यही अपना कंटेनर मतलब। उसके बाद एल्कोहल मीटर, हो जो ये पता करता है कि कितना कंसंट्रेशन है अल्कोहल का उसके अंदर, तो एल्कोहोलोमीटर, एल्कोहोलोमीटर, ठीक है, ये भी खरीदना पड़ेगा अपन को। बहुत तामझाम है सर, बहुत तामझाम है, ठीक है यार कोई बात नहीं। अब देखो तुमको मेथड बता रहे हैं, अब जो मेथड को मैं फॉलो करने जा रहा हूं तो ये बंदा कर रहा है काम, इसको जो मैं पेमेंट दूंगा वो कहाँ जाएगा सर, वो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। हाँ अब इतने सारे मैं इक्विपमेंट खरीदूंगा, ये तो मेरे एसेट्स है ना, एसेट्स, तो इनका खर्चा कैसे आएगा मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, सर आएगा ना, इनका डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन ओवरहेड्स के अंदर जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के इनडायरेक्ट पार्ट में। क्योंकि तुम ये नहीं बता सकते कि 1 लीटर या फिर एक बॉटल ऑफ सैनिटाइजर बनाने में कितने रुपए का मेरा कंटेनर का डेप्रिसिएशन लग गया है कि नहीं, ठीक है सर। अब प्रोसेस समझ लेते हैं, प्रोसेस समझना भी बहुत जरूरी भाई। द एल्कोहल को सबसे पहले आप फॉर्मूला, अल्कोहल फॉर द फॉर्मूला टू बी यूज इज पोर्ड इनटू द लार्ज बॉटल, ठीक है भाई, डाल देंगे अपन, और जहां तक मार्क बनाया वहां तक भर दो पूरा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे मेजर करके ऐड करना है इसमें छन्नी से, ये है सही फनल, ये तो फनल दिख रही है। फिर ग्लिसरॉल को ऐड करना है मेजरिंग सिलेंडर में। ग्लिसरॉल जो है थोड़ा सा विस्कस होता है, विस्कस मतलब मोटा मोटा सा होता है, और वो ना आजू बाजू की सतह में चिपक जाता है, इसलिए उसको भाई अच्छे से क्लीन कर लेना, ठीक है। कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है सब कुछ भाई, सर गलत सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लगता है गलत क्लास में आ गए तुम लोग, है ना। कोई अभी क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको क्या लगेगा, सही में यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, कोई अगर अभी क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको क्या लगेगा कि गलत, वो अनअकैडमी में कंप्लेंट कर देगा कि भैया मेरे को सीए का सब्सक्रिप्शन दिए थे कि नीट का दे दिए हो। द बॉटल टैंक इज देन टॉप टू 10 लीटर मार्क टू स्टेराइल डिस्टिल्ड कोल्ड वाटर। और वो बंदा अगर मेरे को जान रहा होगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, प्रणव सर पढ़ा रहे हैं, क्या चल क्या रहा है भाई। चलो द लिड और द स्क्रू केप इज प्लेस्ड ऑन द टैंक एज सून एज पॉसिबल आफ्टर प्रिपरेशन, ताकि इवोपरेशन ना हो जाए भाई, तुरंत बंद कर देना ढक्कन से, नहीं उड़ जाएगा वो पूरा, समझ रहे हो ना, तो तुरंत बंद कर देना ढक्कन से। हाँ द सॉल्यूशन इज मिक्स बाय शेकिंग जेंटली। उसके बाद देखो ऐसे डब्बा उठा के ये अंकल ऐसे ऐसे उसको मिक्स कर रहे हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली उसको डिवाइड करो, नल से चालू कर करके छोटी 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 बॉटल भर दो। ये देखो भाई 100 ml की प्लास्टिक की बॉटल बढ़िया छोटी छोटी भर गई अपनी, और ये अपना सैनिटाइजर जो है तैयार है, फाइनल प्रोडक्ट। अब हमने एल्कोहोलोमीटर लेके आए, एल्कोहोलोमीटर डाल के चेक कर लिया, 75% एल्कोहल कंसेंट्रेशन है, पीछे स्टिकर से डाल दिया 75%, बहुत बढ़िया शानदार, जबरदस्त जिंदाबाद। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या सीखा हमने यहाँ पर,
सर हमने यहाँ पर सीखा कि इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है और हर कॉस्ट को आप इन 6 में से किसी एक जगह पर डाल सकते हो। हर कॉस्ट को आप इन 6 में से किसी एक जगह पर डाल सकते हो। जो हमने शुरुआत में वो खर्चे बताए थे अल्कोहल के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जाएंगे। ठीक है, फिर हमने ना बाजू में फिनाइल की बोतल भी रखी हुई है। क्यों फिनाइल की बोतल रखी बताऊं? दिन भर जब काम हो जाता है ना दिन भर का, फिर शाम में क्लीनलीनेस के लिए वो बंदा आता है, पूरा साफ करके जाता है, कभी थोड़ा बहुत गिरा विरा भी रहता है, तो पूरी जगह को क्लीन रखने के लिए। तो अब बताओ, जो फिनाइल का साइड में रखा हुआ बॉटल वो भी मटेरियल है, लेकिन क्या वो हमारे अल्कोहल मतलब सॉरी सैनिटाइजर को बनाने में यूज हो रहा है? नहीं ना। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा। अब सुनो, दो टाइप के वर्कर हैं हमारे पास। एक तो वो वाले भैया जो पूरा काम कर रहे थे डब्बे में, फिर आखिरी में जाके मिक्स भी पूरा कर रहे थे, लकड़ी भी वही चला रहे थे, छोटी छोटी बॉटल भी वही भर रहे थे। ऐसे करके 10-15 लड़के लगा के रखे हमने। पर एक सुपरवाइजर भी रखा है हमने, हप्पू सिंह जैसा, जो ध्यान देता है कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो भैया लोगों की लेबर कॉस्ट यहाँ आएगी, हप्पू सिंह की लेबर कॉस्ट यहाँ जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जो हर एक बॉटल तुम लेके आए हो ना, वो 5-5 रुपए की लगती है, वो 5-5 रुपए की आती है हर एक बॉटल, 100-100 ml वाली। तो उसका पैकिंग का खर्चा 5 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन अब जो बाकी के अन्य खर्चे हैं, मतलब जितने तुम इक्विपमेंट लेके आए हो, उन सारे इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन हो गया, जिस जगह पर जाके तुम ये पूरा काम कर रहे हो वहां का किराया, वो सारी चीजें तुम्हारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आई। और सारे इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ के अपन लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर जाके हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि ओवरहेड्स के भी 3 पार्ट होते हैं। चलो यही पढ़ लेते हैं, वहां क्यों पढ़ेंगे, यही एक बार पढ़ लेते हैं। अब सुनना मेरी बात, लेट्स टेक अ बिगर एग्जांपल ऑफ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर ना बहुत सारे कॉमन खर्चे हैं, लेकिन कुछ कॉमन खर्चे ऐसे हैं जो वाकई में प्रोडक्शन में लग रहे हैं, प्रोडक्शन में। जैसे फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, तो वो जो फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री वाली प्रीमाइस का जो रेंट है वो तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आएगा। लेकिन मान लो कंपनी का जो मेन ऑफिस है, जहां पर फाइनेंस बैठता है, जहां सेल्स बैठता है, एचआर बैठता है, वो मान लो सिटी में है, तो वहां का अलग रेंट देना पड़ता है। तो वो ओवरहेड्स तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो है तो दोनों ही कॉमन खर्चे, लेकिन जो कॉमन खर्चे गुड्स के बनाने में और फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं, वहां तक के कॉमन खर्चे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहलाएंगे। फिर जितने भी ऑफिस के खर्चे लग रहे हैं, ऑफिस के मतलब समझ रहे हो ना, फाइनेंस के, एचआर के, रिसेप्शनिस्ट के, क्लीनर के, मैनेज करने वाली चीजों के, वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएगा। अरे सिंपल समझो, ये फैक्ट्री में लगने वाले सारे कॉमन खर्चे, ये ऑफिस में लगने वाले सारे कॉमन खर्चे, और ये शोरूम में लगने वाले सारे कॉमन खर्चे। अरे समझो ना भाई, शोरूम में क्या काम होता है मेन? कस्टमर को अवेयर करवाना और गुड्स डिलीवर करना। एक तो अवेयर करवाना, मार्केटिंग करना, शोबाजी करना कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है ना, और उसके साथ जो लोग आते हैं उनको डिलीवर भी करना, डिस्पैच भी करना। तो जितने भी खर्चे बनाने से रिलेटेड है कॉमन खर्चे, उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री में लग रहे हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो कंपनी को चलाने में मतलब डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो, फाइनेंस को सैलरी दे रहे हो, ऑडिटर को फीस दे रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में मिलेगी। और आखिरी में बेचने से रिलेटेड या भेजने से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेचना या भेजना, उससे रिलेटेड जो भी वो शोरूम के अंदर आएगा। ठीक है जी, चलो गुड। अब आप एक एक करके चाहो तो ये डेफिनेशंस पढ़ सकते हो अंग्रेजी में। बाकी इस अंग्रेजी का बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है वास्तविक जीवन से, फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। बाकी अंग्रेजी तो क्या है भाई, ठीक है फिर भी पढ़ लेते हैं यार, बुरा मान जाएगी लगन नहीं तो फिर, है ना। चलो, थ्योरी ओवरलोड हो गई, ठीक है भाई, कल से प्रैक्टिकल। ठीक है, कल से प्रैक्टिकल। इतना भी बेकार नहीं पढ़ाया हूँ थ्योरी ना, कि लॉ तुमको ऐसा बिल्कुल लॉ जैसे सेक्शन एक्शन तो नहीं पढ़ना पड़ा ना यार। तो कॉस्टिंग की थ्योरी इतनी भी बेकार नहीं है यार। कहानी में निकल गए, उतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ ये भी है, उतनी अच्छी भी नहीं है। कुछ लोगों को तो डाउट हो रहा है, उनको लग रहा है सर ने शुरू में सपने दिखा दिए कि बड़े बड़े करेक्शंस करवाएंगे प्रैक्टिकल के, पर लक्षण ठीक नहीं लग रहे बैच के,
हमें तो लग रहा है कभी चालू ही नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कहाँ बोल रहे थे डीपीपी देंगे डेली, देख रहे हो विनोद, 5वां लेक्चर आ गया, एक डीपीपी नहीं मिली आज तक। यही तो बात है ना भाई। एक मिनट, खतरनाक क्वेश्चन मिला है सर, पेपर में थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे कि नहीं? कोमलप्रीत जल्दी जाओ लेक्चर 1 जाके देखना क्लास के बाद, ठीक है? कैसे पूछ लिया तुमने ये सवाल? लेक्चर 1 देखा कि नहीं देखा? पेपर का पूरा पैटर्न बताया हूं, ठीक है? उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं भाई। थोड़ा यार सीक्वेंस में पढ़ो यार, अच्छा रहता है यार बच्चों। जो भी बच्चे 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन L1 से पढ़ो पूरा, ठीक है? और कुछ नहीं तो कम से कम L1 जरूर देख लो, फिर भले कल से नए टॉपिक में आ जाओ। जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं ना, लेक्चर 1 जरूर देख लो, फिर भले आप डायरेक्टली आ जाओ इसमें, ठीक है? ये थ्योरी क्लास के बाद लिखनी है? नहीं बेटा, ये सारी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। और आप सभी लोगों से बहुत बहुत क्षमा मांगना चाहता हूं मैं, ये सिर्फ 3 ही दिन का थ्योरी था। अब कल से असली पढ़ाई चालू होगी, प्रैक्टिकल वाली, तो कल से मुझे जज कीजिएगा, ठीक है? ये 3 दिन के हिसाब से मत सोचिए अपने सब्जेक्ट को। ये ऐसा सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है, आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जैसा 3 दिन से था, ठीक है? वो अलग है। अभी तो सिर्फ आप एक बेस बना रहे थे मेरे साथ, ठीक है? चलो अब मैं थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ा लेता हूँ। रुक तो जाओ निकिता, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा, मैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आए ये दिखाऊंगा। और वैसे तो ये बात बताया हूं मैं कि ये 3 दिन का हमारा पर्पस क्वेश्चंस करना नहीं था। ये 3 दिन का हमारा पर्पस था कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट की कुछ छोटी छोटी टर्म्स के साथ पहचान बनाना, ताकि जब हम कल से चीजें चालू करें ना, तो फटाफट आपको चीजें समझ में आए। नॉर्मल, एबनॉर्मल, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है? बिल्कुल चिंता मत करो भाई, ये मान के चलो कल से ही मेन बैच चालू होगा आपका, ठीक है? चलो नहीं आया बेटा, तुमको ब्लॉक कर दूंगा मैं। क्या सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम लोग? सुनो ध्यान से। मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स, गाइस, मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन द फिनिश गुड्स, ये सोलर पैनल, एंड कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कि 20 रुपए का आया है। एक तो मेरे प्रोडक्ट में दिख रहा है, साथ ही साथ कितने रुपए का आया है ये भी पता है मुझे। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, जब आप ड्रेस बनाते हो तो क्लॉथ जो उसमें लग रहा है वो एकदम डायरेक्ट मटेरियल है भाई, कोई डाउट ही नहीं उसमें, क्योंकि हमको ये भी पता होता है कि ये क्लॉथ से ही ये ड्रेस बना है, और वो क्लॉथ जो है कितने रुपए का आया ये भी पता होता है, ठीक है सर? अब बोल रहा है इन सम केसेस, ये आपको पता है, ये जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं ये आपको पता है, इन सम केसेस अ मटेरियल मे बी डायरेक्ट बट इट इज ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाले स्क्रू, ये स्क्रू फिजिकली तो दिख रहा है मुझे कि प्रेजेंट है इसमें, लेकिन आई डोंट नो कितने रुपए के लगे। तो क्योंकि वो इतनी छोटी क्वांटिटी या इतनी छोटी वैल्यू के होते हैं ना, कि इकोनॉमिकली पॉसिबल ही नहीं होता उसको आइडेंटिफाई करना कि कितने रुपए का लगा है, जैसे कि धागा, थ्रेड, ठीक है? तो उन्हें हम इनडायरेक्ट मटेरियल में भेज देते हैं, इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन द गुड्स, स्टिल हम उनको क्लासिफाई करते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि हमको रुपीज में नहीं पता ना वो कितने रुपए के लग रहे हैं वैसे। चलो डायरेक्ट लेबर, सर कोई भी ऐसी लेबर कॉस्ट जिसको हम इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि हाँ भाई इस वर्कर ने इसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बनाने में अपने सारे खर्चे दिए हैं, इसी गुड्स को बनाने में उसके खर्चे लगे, इट्स डायरेक्ट लेबर। फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्लॉय एंगेज्ड ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैरिंग आउट द नेसेसरी ऑपरेशंस। वो अंकल अभी दिखे थे आप लोगों को, दिखे थे ना अभी आपको,
वो भैया जो ये बना रहे थे सैनिटाइजर, तो उनका जो लेबर कॉस्ट है वो डायरेक्ट में जाएगा ना। ऑल द एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनिए, ऑल द एक्सपेंसेस other than direct material, other than direct labor, which are specially incurred for the cost object, जिसको मैं पता कर सकता हूं कि यार ये इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने रुपए का लगा है, लेकिन वो मटेरियल भी नहीं है, लेबर भी नहीं है। जैसे छोटा एग्जांपल हमने लिया था आयरन का खर्चा, आयरन चार्जेस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उसमें हमको ना उसने बोला है पूरा काम करके आपको देना है। अब उसमें से कुछ काम हम नहीं कर पाते, फिर भी हम सामने वाले को बोलते ठीक है भैया मैं करके दूंगा, तो हम भी किसी और से करवा देते हैं। तो या तो किराए से मशीन ले आते हैं और करके दे देते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो तुम्हारे को एक रिपेयरिंग का काम मिला, फर्नीचर रिपेयरिंग का काम मिला। अब वो फर्नीचर का तो पूरा लकड़ी का काम था, तो तुम्हारे पास लकड़ी से रिलेटेड सारे टूल रखे हुए हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा बहुत लोहे का भी काम था जिसमें वेल्डिंग की जरूरत थी। अब तुम अगर सामने वाले को बोल देते कि भैया वेल्डिंग वाला काम आप जाके करवा लेना, तो वो कहता भाई अब तुम इतना ज्यादा यार वो कर रहे हो, एक तो तुमको इतना बड़ा काम दे रहा हूँ, अब वेल्डिंग का काम मैं जाके करवाऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, करना है तो करो नहीं तो किसी और को जाके देता हूँ। तो कहता ठीक है भैया मैं करवा दूंगा। समझ रहे हो? तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, वो वेल्डिंग की मशीन ना अलग से किराए में ले आओगे 2 घंटे के लिए और इस बंदे का काम करके दे दोगे। समझ गए बात को? वैसे सर आप कॉस्टिंग का लेक्चर का टाइम बता दूं? पक्का सस्पेंस रखा था यार, बता दूं? चलो बता ही देता हूं, तुम इतनी फोर्स कर रही हो। 3 से 5, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल which do not normally form part of the finished product are known as indirect material। ल्यूब्रिकेंट हो गया, कॉटन का वेस्ट हो गया, और जो एक्स्ट्रा चीजें वहां पड़ी रहती हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं लग रही। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट विच कैन नॉट बी अलोकेटेड बाय द कॉस्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, क्योंकि हम पता नहीं कर पाते ना, जैसे हमारे सुपरवाइजर की सैलरी, हप्पू सिंह की सैलरी, ये सारी चीजें। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है? ऑल द एक्सपेंसेस विच आर नाइदर डायरेक्ट एंड नॉर मटेरियल नॉर एम्प्लॉय, वो सारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, इंश्योरेंस, पावर, हीटिंग, जो भी अन्य खर्चे लगते हैं। अच्छा, ओवरहेड्स वर्ड का मीनिंग सबको समझ में आ गया है? जो भी इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, उन सबको जोड़ के एग्रीगेट जब मैं कर देता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। सॉरी। अब इन्होंने ओवरहेड्स को भी 4 भागों में बांटा है सर। सबसे पहले प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, वर्क। सर ये तीनों अलग अलग टॉपिक है क्या? नहीं बेटा, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दो, फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोल दो, वर्क ओवरहेड बोल दो, सबका सेम ही मतलब है। सारे ऐसे इनडायरेक्ट खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं और फैक्ट्री को चलाने के लिए लग रहे हैं, जैसे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री की बिल्डिंग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, मशीन का डेप्रिसिएशन। अब गला बैठ गया भाई पूरा। सॉरी। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ क्लीनिंग स्टाफ एटसेट्रा। ठीक है। सॉरी। एडमिन ओवरहेड्स में क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, ऑफिस रेंट, लाइटिंग, टेलीफोन, ऑफिस मेंटेनेंस, सैलरी एटसेट्रा। ऑफिस सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बेचने के लिए हो रहे हैं, कमीशन दे रहे हो तुम तुम्हारे सेल्स एजेंट को, वो भी बेचने के खर्चे हो गए एटसेट्रा। ठीक है। और आखिरी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसके अंदर मान लो पहुंचाने के खर्चे, तुम्हारी डिलीवरी व्हीकल है, ट्रक तुमने रखा है डिलीवरी वाला, उसका। ठीक है, बस ठीक है। जल पी लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, जल ग्रहण कर लेते हैं। चाय अभी नहीं भाई, 5 बजे बनाऊंगा। 5 बजे का टाइम फिक्स है। चलो, मैंने पिटारा खोल दिया है।
पर मैं पहले ही फिर से बता दूं, रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। कृपया हमारे मीम्स की गरिमा बनाए रखें, है ना, कुछ भी ना डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं भैया, अभी छुट्टी नहीं है, अभी तो एग्जाम क्वेश्चंस देखने बाकी है ना। क्वेश्चंस इन एग्जाम PYQs, जितना अभी तक हमने पढ़ा ना वहां से, PYQ रिलेटेड टू बेसिक्स। अभिषेक बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आई विल नॉट बिकम अ मीम मटेरियल। ये वाला भी नहीं। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। मजेदार कुछ समझ नहीं आया यार अभी तक। थोड़ा ठीक था ये वाला। रोज नहीं मिलेगा भाई इतना अच्छा मटेरियल, वो तो डिपेंड करता है डे टू डे। हाँ ये ठीक है। हर्षवर्धन के जो ग्राफिक्स हैं भाई, वो पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है, तगड़े वाले। ये है आज का बेस्ट मीम, वो ये है मीम, ऐसे वाले बात कर रहा हूं मैं। प्रियंका बोल रही है आपका नोट्स नहीं है मेरे पास। प्रियंका, गूगल ड्राइव की जो लिंक मैंने डाली है, अच्छा नहीं डाली क्या? चलो डाल देता हूँ। गूगल ड्राइव की लिंक की मदद से जो है आप बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो क्या समझे आप, जब आप गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हो तो एबनॉर्मल कॉस्ट उसमें नहीं आएगी, उसको आप फेंक दो पीएनएल में। रोड का मतलब पीएनएल है, गाड़ी का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स है। बहुत बढ़िया यार, अमेजिंग, सही बनाया दोस्तों। अब तो आदत हो गई भाई ऐसी जीने में, ये कोई नई बात थोड़ी है। दिस इज ऑल्सो गुड वन। मीमर तो मिल चुका है हमें हमारी क्लास का, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज ऑल्सो गुड। जिसको रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसको कॉस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वही प्रॉफिट सेंटर कहलाता है। तो मेरी दोनों में एक्सपर्टीज है। वेरी गुड ओमकार। चलो, that's it now we are going to the questions now, ठीक है। हम लोग अब PYQs देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में चालू कर रहा हूँ May 22 के अटेम्प्ट से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आखिरी में हर्षवर्धन, अभी तो डाउट बॉक्स बंद कर दिया मैंने।
कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस, ये सवाल आपका 5 नंबर का आता है पेपर में, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार आ चुका है शायद अलग अलग अटेम्प्ट्स में। तो इसलिए कल हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा इसमें जो है मेहनत करी थी, समझने की कोशिश करी थी। एक बार चाहें तो आप फिर से रिकॉल कर लें इसको। कॉस्ट कंट्रोल का एम है मेंटेनिंग द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट कंट्रोल को अचीव करने के लिए एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो भी लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पहुंच सकती है वहां तक पहुंचना है। कॉस्ट कंट्रोल में हमारा फोकस जो है वो पास्ट में और प्रेजेंट में होता है, और कॉस्ट कंट्रोल एक रोकने वाला फंक्शन है, बढ़ने से रोकना। और कॉस्ट कंट्रोल वहां जाके खत्म हो जाता है जब हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसी चीज है जिसका मेन एम है रिड्यूस करना कॉस्ट को। वो सारे स्टैंडर्ड्स को चैलेंज करता है एंड ट्राई करता है कि इंप्रूव करते रहें कंटिन्यूअसली। कॉस्ट रिडक्शन जो है उसमें कोई भी कंडीशन परमानेंट नहीं है, और तुम कम कर सकते हो, और पूरा फोकस प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। इट्स अ करेक्टिव फंक्शन, सुधारना चीजों को, रोकना नहीं। इट हैज नो विजिबल एंड, इतना कम किया और कम करो और कम करो, ऐसा। 5 नंबर का बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन 6 है, मतलब 5 नंबर का। पेपर का पैटर्न बताया था ना डे 1 में। चलो ये वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके बताओगे मुझे। आपको ना 5 अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं 1-1 नंबर के, और इनको देख के आपको बताना है कि ये आपको कौन सा सेंटर लग रहा है। कॉस्ट सेंटर लग रहा है, रेवेन्यू सेंटर लग रहा है, प्रॉफिट सेंटर या इन्वेस्टमेंट सेंटर। चलो बताओ। सबसे पहला, परचेज ऑफ बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट। कोई व्यक्ति अगर बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, इन सब में लगा रहा है और उसका पूरा कैलकुलेशन एक जगह पर कर रहा है, तो वो उसके लिए किस तरीके की चीज है? इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर देम, तो विच मींस दिस इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन, ये तो अपन कल ही बात कर चुके। इट्स अ रेवेन्यू सेंटर। डिसेंट्रलाइज ब्रांच, ये मजा आएगा भाई, इसके बारे में आप बताइए क्या लगता है आपको। अब मैं आपको बताता हूं ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांचेस जो है वो 2 टाइप की होती हैं, देखो बेटा। एक सेंट्रलाइज्ड और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी ब्रांचेस ओपन करती है ना, तो ब्रांचेस 2 तरीके की होती है, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ब्रांच हम उसको बोलते हैं जिसमें अथॉरिटी, मैक्सिमम अथॉरिटी जो है वो हेडक्वार्टर पर ही होती है। मतलब वहां के जो काम चल रहे हैं वहां पर ब्रांच के लोग ज्यादा बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते, या तो वो सिर्फ बेचने का काम करते हैं या फिर सिर्फ खरीदने का काम करते हैं, उनके पास ज्यादा राइट्स नहीं होते। इट मे बी अ कॉस्ट सेंटर और अ रेवेन्यू सेंटर। लेकिन डिसेंट्रलाइज ब्रांच जो होती है ना, उसको ओन अथॉरिटी होती है। अब भाई बताओ, किसी को तुम अथॉरिटी दोगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे कि नहीं दोगे? अगर किसी को तुम जवाबदारी ज्यादा दे रहे हो तो अधिकार भी दोगे, अधिकार दोगे तो जवाबदारी भी दोगे। तो सेंट्रलाइज ब्रांच में क्या, थोड़ा सा इंटरवेंशन रहता है हेडक्वार्टर का, हेड ऑफिस का। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं होता, वहां पर बहुत सारी चीजों के लिए वहीं का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कहीं ना कहीं वहां के प्रॉफिट के लिए, वहां का रेवेन्यू के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है, वहां की कॉस्ट के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट सेंटर। और डिसेंट्रलाइज ब्रांच में आपने वो अधिकार ही नहीं दिए हैं, तो आप उससे जवाब ले ही नहीं सकते कि प्रॉफिट क्यों कम आया, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप हेड ऑफिस से देख रहे हो ना, समझ रहे हो वैसा। तो डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रॉफिट सेंटर। अच्छा, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या लगता है? सर, दे आर द इन्वेस्टमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जिसमें पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। यस, ठीक है। नाउ सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, रेवेन्यू सेंटर, ठीक है। चलो, कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा कि नहीं लगा सवाल? ये तो मजेदार सवाल होगा यार, ऐसा आ जाए तो फिर कर लेंगे सर। इसमें लिखना नहीं पड़ता ना ज्यादा, ये तो एक काइंड ऑफ एमसीक्यू जैसा ही है, और क्या। चलो, कॉस्ट यूनिट बताओ, अपने हिसाब से अंदाजे से बताओ कॉस्ट यूनिट्स। जैसे बिजली के बारे में तो अपन ने कल बात करी थी सर, KWH, मीटर जाके देखना अपने घर का।
ऑटोमोबाइल में तो नंबर चलता है ना, उसमें कोई केजी मीटर लीटर तो होता ही नहीं, नंबर, सिंपल नंबर। सीमेंट में हमने देखा था कि कम लेने जाओ तो बैग वाइज भी ले सकते हैं, और अगर ज्यादा क्वांटिटी लेनी तो टन में लेते हैं। स्टील भी सर तुम्हारा ऐसे ही होता है, टन में ही होता है जनरली, टन में या केजी में होता है। कम चाहिए तो केजी में, ज्यादा चाहिए तो टन में। गैस तुम्हारा केजी में होता है। सीएनजी तो वैसे क्यूबिक फिट में होता है, तो केजी भी चलता है, क्यूबिक फिट भी चलता है। कुछ कुछ जगह पर गैस वॉल्यूम के हिसाब से मिलती है, एलपीजी में केजी के हिसाब से चलती है। ब्रिक मेकिंग, ईट पे हमने 1000 ब्रिक्स की बात करी थी। कोल माइनिंग, कोल माइनिंग का तो मुझे भी पता नहीं, मेरे हिसाब से टन्स में होगा और क्या। इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग का मतलब समझाता हूँ, मतलब टेक्निकल काम हो गया ये। जैसे तुमने मशीन दी, तुम्हारी मशीन खराब हो गई है, तुम रिपेयर करने नहीं देते, दैट्स अ इंजीनियरिंग वर्क। तो ये वर्क ऐसे नहीं होते जो किलो के हिसाब से, रुपीस के हिसाब से, प्रोजेक्ट वाइज होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाइज होते हैं, या फिर आर वाइज भी हो सकते हैं। सही बात है, आर वाइज है ना। तो प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, आर्स लिख देता हूँ। प्रोफेशनल सर्विसेज जो हम लोग लेते हैं, तो हमारा भी ऐसे ही होता है, चार्जेबल आवर्स बोलते हैं अपन लोग, कि भाई हम जितने घंटे हमको लगेंगे उस हिसाब से हम पैसा चार्ज करेंगे आपसे। तो हम आपको रेट बता दे रहे हैं वैसा, और कभी कभी फिक्स रेट भी दे देते हैं कि ये पूरा काम इतने रुपए में करके देंगे। तो पर प्रोजेक्ट यहाँ भी चलता है, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट। और हॉस्पिटल में क्या होता है ना, हॉस्पिटल में चलता है पर पेशेंट डे। अब हॉस्पिटल भी दो टाइप के होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में भी दो टाइप के काम होते हैं। एक तो ओपीडी हो गया, जिसमें तुम जाते हो, दिखाते हो, आ जाते हो, वहां की बात नहीं चल रही है। जो भर्ती होते हैं ना अपन हॉस्पिटल में, उसकी बात चल रही है। तो वो पर पेशेंट पर डे के हिसाब से चलता है। ठीक है सर, ये भी 5 नंबर का है क्या? यस, छठवां क्वेश्चन 5 नंबर का आया था, मतलब आधे आधे नंबर मिलेंगे आपको। तो ये लो KWH नंबर, टन या पर बैग। स्टील भी टन में है, गैस में क्यूबिक फीट और केजी भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ब्रिक मेकिंग में 1000, ये टन, ये भी ठीक है। पर कॉन्ट्रैक्ट, पर जॉब, जो मैं प्रोजेक्ट वर्ड बोल रहा हूँ उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हो आप। प्रोफेशनल सर्विसेज में चार्जेबल आर, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, और हॉस्पिटल में पर पेशेंट डे, लाइक दिस। अब ऐसा नहीं कि आपने क्यूबिक फीट की जगह केजी लिख दिया होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से लिख के आना है, ये कोई लॉ थोड़ी है। अच्छा फिर देखो आप, मे 19 में फिर वही क्वेश्चन आ गया था, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। उसके बाद आपसे पूछा है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये भी 5 नंबर का सवाल है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो हमने यहाँ पर सब कुछ बताना पड़ेगा कि सर कॉस्ट सेंटर भी होता है, रेवेन्यू भी होता है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल था, तो लॉजिकली तुमको स्टैंडर्ड और डिस्क्रिशनरी को पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे ही सेंटर्स पूछे थे। तो हमने कॉस्ट सेंटर को समझा दिया और फिर सिर्फ टाइप लिख दिए, उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, समझ रहे हो। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी परफॉर्मेंस कॉस्ट के हिसाब से देखी जाती है, वो कहलाता है कॉस्ट सेंटर। अरे इंजीनियरिंग का तुम ऐसा एग्जांपल लो ना निष्ठा की, जैसे अपन गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं ना, तो किस चीज का पैसा लगता है, तो पूरा देखता है कि तुम्हारे में क्या क्या काम निकला है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फिर पैसा बताता है कि यार ये पूरे जॉब वर्क बोलते हैं उसको अपन, जॉब वर्क। रेवेन्यू सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर अकाउंटेबल फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, लाइक दिस। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर, तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं तुमको, बस बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, सेम टू सेम यही वर्डिंग्स हमने पढ़ी। चलो फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल आज ही पढ़ा है हम लोगों ने, कि अगर कोई कॉस्ट किसी के लिए कंट्रोलेबल होती है, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सेंटर मैनेजर या कॉस्ट सेंटर मैनेजर के लिए, तो वो कंट्रोलेबल कहलाती है, क्योंकि उसके एक्शंस के द्वारा उस पर्टिकुलर सेंटर की कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। और जो हमारे एक्शंस के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती और जो हमारे कवरेज क्षेत्र के बाहर है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। फिर से आ गया था नवंबर 2021 में आरटीपी में, कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। फिर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी बता दो आप, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबल बता दो, तो ऐसा भी पूछ सकता है भाई। हालांकि तो आरटीपी का था, तो कह नहीं सकते, 5 नंबर के हिसाब से तो ज्यादा लग रहा है।
हाँ बस बस वैसे ही भाई हिमांशु, वैसे ही है। अच्छा फिर ऐसा भी सवाल बन सकता है कि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर समझा दो। तो कॉस्ट सेंटर जिसमें आउटपुट और इनपुट रेशो कुछ नहीं होता, जहां पर बजट अलोकेट किया जाता है, जिसका आउटपुट से कोई लिंकेज नहीं होता, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर, इसकी पीडीएफ है, ठीक है, डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है तुमको। फिर देखो आरटीपी 19 में 90 में भी था कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। फिर ये वेरिएबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी तो अपन ने देख ही लिया, ये भी रिपीटेड है। फिर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन, फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल, फिर डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट। हाँ अब बताओ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की यूनिट KWH, हॉस्पिटल पेशेंट डे। सिनेमा में क्या होता है सर? सिनेमा में तो टिकट होती है और क्या, पर टिकट। और होटल में गेस्ट डे बोलते हैं या रूम डे बोलते हैं? पर गेस्ट पर डे या पर रूम पर डे ऐसा? तो KWH पेशेंट पर डे, रूम पर डे, पर बेड, पर टिकट, गेस्ट डे, रूम डे। सर ये सारे लिखने जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, इतना भी, एक भी लिख दो। फिर आया था वेरिएबिलिटी कंट्रोलेबिलिटी, सेम क्वेश्चन। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर वर्सेस डिस्क्रिशनरी कॉस्ट सेंटर, फिर कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, फिर कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल, ठीक है। फिर कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन, फिर वेरिएबिलिटी, फिर कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इसके साथ हम लोगों ने बेसिक्स को कर लिया पूरी तरह समाप्त। और जैसी आपकी दिली तमन्ना थी कि सर कभी तो जल्दी छुट्टी दे दो, तो आज हो ही गया है, तो जल्दी छुट्टी दे दूंगा। चलो 5 मिनट के अंदर दे दूंगा, ठीक है। 15 मिनट का तुमको छुट्टी दे दिया आज मैंने, जल्दी। तू मान मेरी जान। नहीं, मेरे को चाय 5 बजे बनानी है भाई। नहीं ध्रुव बेटा, बाकी थ्योरी अलग है। आज मैंने सिर्फ उतना बताया जितना मैंने पढ़ाया, कि जितना बेसिक्स में था उसके भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है पेपर में, ये बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया। तो ऐसे जजमेंट मत बनाओ कि बस इतनी थ्योरी है बस, ऐसा नहीं है बेटा। और वैसे भी अलग से मैंने बताया था लेक्चर 1, अगर लेक्चर 1 देखा होता तो ऐसे सवाल नहीं आते। लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि आप लोगों को कि थ्योरी के अलग से लेक्चर रहते हैं, प्लस क्लास में नहीं बताता मैं, प्लस क्लास में नहीं पढ़ाता, कि ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, बताया है ना? तो कहाँ गायब हो जाते हो भाई आप लोग, क्या हो जाता है आप लोगों को? कौशिक बेटा धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा लगे तो आप अपने हिसाब से रिकॉर्डेड देखिए, फिर अगर आपको बिल्कुल ही नहीं जमता हो तो। व्हाट डू यू थिंक, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? जस्ट अ बिट अफ्रेड, इतनी जल्दी अफ्रेड हो गई? शुरुआत से भी पहले, शुरुआत करने से पहले अफ्रेड? ऐसा मत करो यार, क्या मतलब डरने से यार, नहीं नहीं डरना चाहिए इतना। इतना डरने का मतलब नहीं। दीवा बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार आप लोग, कसम से यार, मतलब सुनते हो कि नहीं मेरी बात को? अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का अलग से कोई नाम नहीं मिलेगा बुक में। मुझे कल से आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स चालू करने थे, उसके लिए कुछ वर्डिंग्स का मुझे आपको अंडरस्टैंडिंग देना था, वो मैंने कर दिया है 3 दिन में, ठीक है। एक प्रॉपर चैप्टर्स कल से चालू होगा, तो डोंट मेक सच ओपिनियंस। इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन है क्या, इस चैप्टर को इतना ही करूंगा तो चलेगा क्या? देवा रे देवा,
मुझे उठा ले यार, उठा ले मुझे। हाँ, सेंट्रलाइज ब्रांच होती तो फिर लिखा होता कि उस सेंट्रलाइज ब्रांच का क्या काम है मेनली, क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनीज अपनी ब्रांच बनाती हैं सिर्फ सेल्स करने के लिए, कि इस ब्रांच में से हम सिर्फ सेलिंग करते हैं, उसके पास और कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो वो रेवेन्यू सेंटर हो गया। कुछ ब्रांचेस हम इसलिए बनाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे कि आपका काम है सिर्फ परचेसिंग करना, वैसा। तो वो तो डिपेंड करता फिर, ठीक है, वैसा। अजनबी मोड़ है, खौफ हर ओर है, हर नजर पे धुआं छा गया, पल भर में जाने क्या खो गया। नहीं हो रहा भाई, सॉरी, गला गया। गाना है मेरे को ये वाला अच्छे से एक बार, लेकिन आज तो गला गया। चलो भाई, सी यू ऑल, मिलते हैं कल वापस से। मटेरियल कॉस्टिंग हम चालू करने वाले हैं कल, और कृपया करके भाई जरूर से आप प्रिंट करवा लें तो फायदा होगा आपको, ठीक है। और सी यू ऑल टुमारो, मिलेंगे कल, एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे कल से। आपके लिखने की भी जो है कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कल से आप हमारे चैप्टर में भी बहुत, मतलब हमारे सब्जेक्ट में भी बहुत कुछ लिखेंगे, ठीक है। मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपको ऑलरेडी लिखना चालू हो गया, कॉस्टिंग में थोड़ा बेसिक्स पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए, जीवन में पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ज़रूरी है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच गगाए, टेक, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं कल।